Atomberg Technologies Private Limited has backed this award. Atomberg Technologies has joined hands with BCCI, has raised $86 million in its Series C funding round. दोस्तों ये कहानी है एटमबर्ग की, जिन्होंने फैन जैसी एक बोरिंग और इग्नोर्ड कैटेगरी में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया है। उससे भी बड़ी बात, हैवेल्स और बजाज जैसे बड़े बड़े कंपनीज के होते हुए भी एटमबर्ग ने मार्केट में अपनी जगह बनाई है। ये है दोस्तों एक ऐसा मास्टर क्लास जो आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगा जो IIM जैसे कॉलेजेस में भी नहीं सिखाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए और ये सीखिए कि एक बड़े से मार्केट में बड़े से जायंट्स के बीच में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। इंडिया में लोग ट्रस्ट नहीं करते नए ब्रांड्स को। बाई 2019-2021 एवरी टॉप इंटीरियर डिजाइनर के जो प्रोजेक्ट्स थे एटमबर्ग के पंखे लगे होते थे। तो और फैंस प्रॉब्लम वाज सॉल्व थ्रू दिस, बट एक ऑडियंस हमको उस टाइम पे मिला जो पंखा सिर्फ इसलिए ले रहे थे क्योंकि ये रिमोट से चलता है। भाई मैं बताता हूँ, हाँ, मैं ही हूँ वो कस्टमर। ऑनलाइन और ऑफलाइन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? हाउ कैन समबडी क्रैक ऑफलाइन? हमारे कैटेगरी में ऑनलाइन इज लेस देन 10% ऑफ द कैटेगरी। सबसे पहला चीज जो रिटेलर ट्रैक करता है, आर दे परसिवियरिंग एनफ। इनिशियल डेज में आपको उसको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? से फॉर एग्जांपल 10% हायर देन कंपटीशन। आज अगर मैं Amazon पे अपने ब्रांड को लिस्ट करना चाहता हूँ और ग्रो करना चाहता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है? घटिया प्रोडक्ट बेच के ई-कॉमर्स में स्केल करना बहुत मुश्किल है। जब आप सेल्स करने जाओगे राइट, एक फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन होता है। कोई भी एक नीश पकड़ लो, यू लुक एट द रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। ये तो कंज्यूमर आगे से बोल रही है कि जब आज हैवेल्स, पॉलीकैब, इन सारे कंपनीज के पास जब रिमोट कंट्रोल फैंस हैं, जो वो भी BLDC टेक्नोलॉजी प्रपोज करते हैं, तो आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? दोस्तों ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। हाय अरिंदम, वेलकम टू द इंडियन बिजनेस पॉडकास्ट। भाई ब्रो, मैं अभी बस तेजू को बता रहा था कि जब भी हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो आजकल लोग सोचते हैं कि हम AI टेक स्टार्टअप बनाएंगे, SaaS स्टार्टअप बनाएंगे, कुछ तो क्रेजी बनाएंगे। बट आपने फैन बनाकर 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। नाउ दैट्स नॉट द फैसिनेटिंग पार्ट। द फैसिनेटिंग पार्ट दैट आई एम अबाउट टू क्वेश्चन यू ऑन इज दैट इस स्पेस में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सदियों से रह चुके हैं कि अगर मैं एक फैन स्टार्टअप के बारे में सोचूं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर मेरे पास पॉलीकैब का ऑप्शन है, हैवेल्स का ऑप्शन है, तो मैं एक नए फैन की कंपनी को क्यों चूज करूंगा? और वहीं पे ना आइडिया जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और हम सोचेंगे कि अरे यार फैन में थोड़ी बिजनेस बन सकता है। दूसरी बात, मैंने आपकी बुक पढ़ी जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइस, इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंज्यूमर ब्रांड इन इंडिया, यू मस्ट रीड जीरो टू स्केल। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट बुक इज अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू बिल्ड अ कंज्यूमर ब्रांड। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में मैं ना आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग अ कंज्यूमर ब्रांड जानना चाहता हूँ। एंड आई वांट यू टू यूज एटमबर्ग एज एन एग्जांपल सो दैट ऑडियंस को ना सिर्फ फैन के बिजनेस क्या है मालूम पड़े, बट इन जनरल पता चले कि कंज्यूमर बिजनेस अगर आज के जमाने में बनाना है तो किस तरीके से गैप ढूंढते हैं, किस तरीके से उसको एड्रेस करते हैं, और किस तरीके से अगर आपके डोमेन में बड़े बड़े प्लेयर्स हों तो स्पेस को डिसरप्ट कैसे किया जा सकता है। इफ दैट्स क्लियर, शैल वी गेट स्टार्टेड ब्रो? यस, परफेक्ट। तो भाई पहले तो बताओ कि फैन कैसे चूज किया आपने? तो ये था कि इफ यू गो बैक 10 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेशन हुआ नहीं था। एंड फैन इज़ अ वेरी पेनेट्रेटेड कैटेगरी। मतलब 95% होम्स में फ़ैन लगे होते हैं। मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबसे पहले दो ही चीज़ आती है, लाइट और फैन। तो जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दोज होम्स। बट अगर आप देखोगे ना, इनोवेशन का जो जर्नी रहा इन दिस कैटेगरी, वो सेम ही चीज़ें थी। मतलब 1960s से लेके 2010-15 तक यू गेट द सेम काइंड ऑफ फैंस। थोड़े बहुत इनोवेशन हुए, बट दोज इनोवेशन वाज बेसिकली कि क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या कलर्स रहेगा, क्या पेंट रहेगा, बट कोर प्रोडक्ट लेवल पे कुछ इनोवेशन हुआ नहीं था। एंड सीलिंग फैन इज ऑल्सो वेरी पिकुलियर कैटेगरी कि इट इज़ नॉट ए वेरी ग्लोबल कैटेगरी है, बट इंडिया का जो सीलिंग फैन का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए सीलिंग फैन रिक्वायरमेंट इन US और ए सीलिंग फैन रिक्वायरमेंट इन चाइना, बिकॉज वहाँ पे इतना हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी नहीं होता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, US में जब सीलिंग फैंस होते हैं, दे टिपिकली ऑपरेट एट
मतलब वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा, मान लो एवरेज टेम्परेचर भी से 20-25 डिग्रीज. सो दे यूज इट मोर लाइक ए होम डेकोर आइटम, कि वहाँ पे लाइट भी रहेगा, आपको उतना तेज घूमने की जरूरत नहीं है पंखे को. तो क्योंकि ये ग्लोबल कैटेगरी नहीं था, तो कभी ग्लोबल प्लेयर्स इसमें कभी नहीं थे. फैन में आप देखोगे तो हमेशा मतलब लोकल प्लेयर्स होंगे, इंडियन प्लेयर्स होंगे. यू विल नॉट फाइंड ए सैमसंग, एलजी, एनी ऑफ दोज हु आर लाइक वेरी बिग इन फैंस, राइट. तो इनोवेशन कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं था. एंड लकीली सो मनोज, हु इज द फाउंडर ऑफ एटमबर्ग, हु इज आल्सो द टेक ब्रेन्स बिहाइंड एटमबर्ग, उनको एक्सपर्टीज थी बीएलडीसी मोटर्स में राइट फ्रॉम हिज कॉलेज डेज. BLDC क्या होता है? BLDC इज ब्रशलेस डीसी मोटर. जो नॉर्मल मोटर होता है फैन का, दैट वर्क्स ऑन इंडक्शन मोटर, एंड BLDC इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर विच बेसिकली यूजेस परमानेंट मैग्नेट्स. अब नॉर्मल मोटर कैसे ऑपरेट करती है? नॉर्मल मोटर विल हैव ए स्टेटर एंड ए रोटर. बोथ स्टेटर एंड रोटर आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. कॉइल्स होती है, तो व्हेन करंट passes थ्रू द कॉइल्स, वन ऑफ देम बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट. और मोटर, you know how a motor operates, right? So that's how the operations happen. In a BLDC motor, what happens is, बाहर का AC सप्लाई तो आ जाता है, फिर एक SMPS होता है विच इज़ ए पावर, मतलब वो स्विच करता है फ्रॉम AC टू DC. इंटरनली वो 24 वोल्ट DC पे चलता है. और इस पे इंस्टेड ऑफ टू कॉइल्स बोथ स्टेटर एंड रोटर में, रोटर इज परमानेंट मैग्नेट्स. व्हाट दिस डज इज, इसमें हीट लॉस एकदम जीरो हो जाता है. तो मतलब 10 घंटे चलने के बाद भी आप पंखे को पकड़ोगे तो आपको एकदम, मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी हीटिंग दैट इज हैपेंड, क्योंकि ये हीट लॉसेस नहीं होते. इट बिकम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट. तो नॉर्मल मोटर 2015 में 75 से 80 वाट लेता था टू गिव ए सर्टेन आरपीएम एंड एयर डिलीवरी. वही चीज BLDC मोटर 28 वाट में कर रहा था. तो दिस वाज द वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आपके पास एक मोटर है जो आपको सेम हवा दे रही है बट 65% कम पावर कंज्यूम कर रही है. और घरों में 20% ऑफ पावर इज कंज्यूम बाई फैंस, क्योंकि हर घर में 4 से 5 पंखे होते ही है. मोस्ट पंखे इंडिया जैसे कंट्री में ऑलमोस्ट 12 घंटे 14 घंटे, जब भी आप घर में रहोगे इट्स ऑलवेज ऑन, राइट. इसका जो कैलकुलेशन बनता था, कैलकुलेशन बन के यही आ रहा था कि अगर आप मान लो 10-12 घंटे भी यूज करोगे पंखे, अबाउट 300 डेज ए ईयर, आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस 5 से 6 रुपए पर यूनिट है, तो आपको साल में 1500 रुपए तक का सेविंग हो रहा था. और ये प्रोपोजिशन किसी के पास था नहीं. तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमको लगा कि अगर आप ऐसा पंखा बना सकते हो जो आपका साल में 1500 रुपए बचा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि ये BLDC है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से आप एनीवेज रिमोट कंट्रोल भी दे रहे हो, तो ये दो बेनिफिट जब आप लेके आओगे, ये किसी भी कंज्यूमर के लिए एक एक्साइटिंग प्रोपोजिशन होगा. तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 2015 में. जर्नी कैसा था कि पहले हमने जो प्रोडक्ट बना लिया, हमने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च नहीं किया था, कि हमको तो ऑब्वियस लगा था कि अगर आप इतना अच्छा बेनिफिट दे रहे हो तो इट्स गोइंग टू वर्क. तो उसके बाद हम गए, वी वेंट टू फ्यू रिटेलर्स इन मुंबई मार्केट. हमने बोला कि हमने एक पंखा बनाया, तो उन्होंने बोला कि इसका प्राइस क्या है. तो हम बोला कि हम, मतलब ये प्रोडक्ट बनने में महंगा है, बिकॉज इसमें परमानेंट मैग्नेट्स लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है, PCB लगा है, मतलब सो द कॉस्ट वॉज ऑल्सो 2.5x मोर देन अ नॉर्मल फैन. नॉर्मल पंखा आपको 1500-2000 में आता था, ये पंखा 3500 में आता है. एंड इट वॉज अ न्यू ब्रांड. तो दुकानदार ने हमको भगा दिया. मतलब जितने टॉप रिटेलर्स थे, दे सेड कि ये तो नहीं बिक सकता है, तुम लोग को कोई आइडिया ही नहीं है. सो ऑल ऑफ अस वेर इन अर्ली 20s मिड 20s, सेइंग कि एक तो तुमको इंडस्ट्री नहीं समझ में आता है इसलिए तुमने ये बनाया होगा, और दूसरा कि ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है, किसी को चाहिए ही नहीं, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी किसी को चाहिए ही नहीं, तो आप क्यों, ये कोई आके मांगता ही नहीं है कि मेरे को बिजली बचाने वाला पंखा दो. बट हम लोग को दो चीज़ रियलाइज हो रहा था. एक कि दैट वाज द टाइम व्हेन LEDs वर पिकिंग अप, और दैट वाज आल्सो द टाइम जब गवर्नमेंट ये स्टार रेटिंग लेके आ रही थी. तो उस टाइम पे AC वेसी में ऑलरेडी आ गए थे, तो लोग बोलने लगे थे कि मेरे को 3 स्टार AC दो, लोग बोलने लगे कि मेरे को LED दो, मेरे को ये पुराना बल्ब नहीं चाहिए, 100 वाट वाला बल्ब नहीं चाहिए, मेरे को 10 वाट वाला LED चाहिए, उसमें बिजली कम खाता है, एंड ऑल ऑफ दोस, राइट. तो हमको तो क्लियर था कि ये आने वाला है. मतलब ये जब AC में आया है, LEDs में आया है, ये फैन में भी एट सम पॉइंट ये आएगा. इट इज अबाउट, मैंने अपने बुक में भी ये लिखा है कि समटाइम्स गुड सप्लाई क्रिएट्स डिमांड. मतलब हम लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं कि डिमांड है तभी आप सप्लाई करो, बट कभी कभी ये भी होता है कि कंज्यूमर का कुछ ऐसे लेटेंट नीड्स होते हैं या हिडन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है. और क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है, कोई सप्लाई नहीं बनता है. क्योंकि कोई सप्लाई नहीं बनता है, देयर इज नो डिमांड. एंड देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल. जैसे आप मान लो, आप लेंस कार्ड का एग्जाम्पल ले लो, कि जब तक लेंस कार्ड नहीं था, लोगों के पास एक चश्मा होता था. टैम उतने ही है, चश्मे पहनने वाले लोग उतने ही है, बट जब से लेंस कार्ड आया है, एक बंदे के पास 5 चश्मा है, तो आपका टैम 5x हो गया, मार्केट साइज 5x हो गया. करेक्ट.
एंड यही चीज़ हमको लगा था कि हमको कन्विक्शन था कि फैन में भी होगा. सो स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली कि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको होगी. ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसको आइडियली होनी चाहिए जिसके पास बहुत पंखे लगे हैं. तो बहुत पंखे कहाँ लगे होती है? दीज आर योर B2B बिजनेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज. तो इधर भी हम बात करने लगे. वो भी फिर यही बोलने लगे, नहीं हमारा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 500 पंखा लगा हुआ है, तो मैं क्यों बदलूं. करेक्ट. तो फिर हम बोले कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरत किधर होगी. तो लकीली वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू फ्यू इंडस्ट्रीज एंड ऑल. तो हम स्टम्बल किए एक इंडस्ट्री विच इज़ कॉल्ड सिरामिक इंडस्ट्री. तो सिरामिक इंडस्ट्री क्या है? जो आपके टाइल्स है, बेसिन्स है, ये सारी चीज़ें वो बनाती है. एंड दिस इज मोस्टली डन. 90% ऑफ सिरामिक्स इन इंडिया इज बिल्ट इन अ स्मॉल क्लस्टर इन गुजरात, इन सौराष्ट्र. थांगर करके एक जगह है, मोरबी करके एक जगह है. एंड मोस्ट ऑफ द सिरामिक का जो ड्राइंग होता है, द ड्राइंग हैपेंस मैनुअली. तो देयर आर लार्ज शेड्स और ऊपर लाइन से एक एक शेड में हजार पंखे लगे होते हैं और वो पंखे 24 घंटे चलते हैं और वो सिरामिक को ड्राई करता है. तो जो प्रोपोजिशन जो मेरा था कि 1500 रुपये बचेगा, उनके लिए वो 1500 का 3000 हो गया, क्योंकि उनका पंखे 24 घंटे चल रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब. तो एंड देयर बिगेस्ट रॉ मटेरियल वाज इलेक्ट्रिसिटी, कि इतना इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग द इंडस्ट्री 24/7 एंड ऑल. तो उनको जाके जब ये पिच किया तो दे रियलाइज द वैल्यू प्रोपोजिशन. बहुत ही क्लियरली उनको रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है एंड वी आर एबल टू क्रैक दैट सेगमेंट. तो उस पर हमारा लर्निंग यही था कि दैट वाज अ सेगमेंट जिनके लिए द पेन पॉइंट वाज द हाईएस्ट. मतलब दे वर लुकिंग फॉर सच ए प्रोडक्ट कि कोई आके कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, ये प्रोडक्ट तो हमको हमेशा से चाहिए थी. तो हमने क्या किया, द मोमेंट दैट हैपेंड वी रियलाइज कि चलो नाउ वी हैव फिगर्ड क्रैक्ड वन इंडस्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री. तो उसी क्लस्टर में फिर 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 30-40% of the factories were using Atomberg fans. Wow. The starting of Atomberg was not from a consumer brand, but selling to ceramic industries in a small cluster in Thangar. तो इसको हम बीच हेड सेगमेंट बोलते हैं. मतलब बिजनेस बुक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें वो बोलते हैं कि when you figure out which is the easiest segment for you to attack and you try and dominate that segment. तो हमने पहले वही किया. मतलब for the first 6-8 months, क्योंकि हमारे पास resources limited थे, there was कोई सेल्स टीम नहीं था, मैं ही था. तो मैं ही जाता था, जाके बेचता था, कलेक्शन भी करना पड़ता था उधर से जाके. बट बिकॉज एफर्ट्स वर वेरी फोकस्ड टू अ सर्टेन क्लस्टर, दैट रियली वर्कड आउट. कितने फैंस बेचे भाई आपने? मतलब विद इन 2-3 months वी आर डूइंग अबाउट 1000 फैंस अ मंथ. 1000 fans a month? Yes. So that 1000 fans a month, we started doing about 25-30 lakhs a month, and very quickly it reached, say, 3,000-4,000 fans a month. Wow. Yeah. For just that one cluster? One cluster, yes. फिर ये क्लस्टर क्या, उसके बाद वी फिगर्ड आउट कि इसके और एडजेसेंट सेगमेंट्स क्या होंगे. तो सिमिलर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अगेन ड्राइंग के लिए नहीं होता है, बट दिस आर वेरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे मतलब अगेन प्लांट में 400-500 पंखे लगे रहते हैं. फिर एक इंडस्ट्री है कोल्ड स्टोरेज. तो कोल्ड स्टोरेज में भी बिकॉज दे वांट टू मेंटेन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, वहाँ भी पंखे लगे रहते हैं. तो वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट द स्मॉल क्लस्टर्स व्हिच वर बीइंग इग्नोर्ड बाय द बिग ब्रांड्स, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट भी नहीं था. तो हमारा प्रोडक्ट भी यूनिक था, इनका पेन पॉइंट भी यूनिक था. तो we reached out to all of them and started selling in these places. Slowly and gradually schools, colleges, hospitals भी आ गए, क्योंकि उनको भी proposition तो अच्छा लगा था, बट उनको ये था कि मेरे को चेंज नहीं करना है. बट जब भी नया कंस्ट्रक्शन होगा they were also putting it. So IIT Bombay was like one of our earliest clients in, मतलब then a lot of IITs, lot of IIMs, a lot of top educational institutes, they started taking उनके hostels में वो पंखे लगाने लगे, because again energy saving हो रही थी. Lot of big corporates have started, कि उनका अपना CSR responsibilities होती है कि energy efficiency was a big mandate for them कि हमको promote करनी है energy efficient appliances, हमको energy efficiency की तरफ और जाना है. तो first 1.5-2 years हमने mostly B2B sales किया था, and by doing this we reached about 1.5-2 crores a month. Wow. तो without doing a lot of consumer sales. But back of the mind हमेशा यही था कि अगर large brand बनाना है तो consumer के पास जाना ही पड़ेगा, because ultimately 90% पंखे इंडिया में लोगों के घरों में लगे हैं. रेस्ट एवरीथिंग कंबाइंड इज ओनली 10% ऑफ फैंस. तो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ लार्ज ब्रांड, आपको जाना ही पड़ेगा कंज्यूमर्स के घरों में. बैक ऑफ द माइंड ही हमेशा था, और ये था कि हम कैसे करेंगे. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम जब ई-कॉम वाज जस्ट टेकिंग ऑफ. सॉरी, ई-कॉमर्स. हाँ, तो 2016-17 में ई-कॉम तो आ गया था इंडिया में 2012-13 में, बट 2012 से 2015-16 मोस्टली आपके क्या बिकते थे? मोबाइल फोन बिकता था, कपड़े बिकते थे, किताब बिकती थी. बट 2015-16 से यू स्टार्टेड कि लार्ज लोग टीवी खरीदने लगे, एसी खरीदने लगे, फ्रिज खरीदने लगे.
तो वो एक पूरा जो बूम आया था 2015-16 में, पीपल आर मोर एंड मोर ओके टू बाई मल्टीपल थिंग्स ऑनलाइन। ऑफलाइन तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हम दुकान में गए तो दुकानदार ने हमको बोल दिया था कि ये तो इधर नहीं बिक सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन ही था कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और D2C कि खुद का वेबसाइट बनाओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को लिस्ट करो एंड देखो क्या होता है। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे किसी को नहीं आता था ई-कॉमर्स, तो ई-कॉमर्स वाज अ वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड कि सबके लिए नया था, लेगेसी ब्रांड्स के लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। अब हमारे लिए इट वाज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल कि अगर मैं ये क्रैक नहीं करूंगा आई कैन नॉट बिकम ए लार्ज ब्रांड। तो हमने उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है। फर्स्ट प्रिंसिपल समझने का कोशिश किया है कि अमेजॉन कैसे काम करता है। जो बहुत सारी चीज़ मैंने बुक में भी लिखा है कि हाउ अमेजॉन वर्क्स, हाउ फ्लिपकार्ट वर्क। कैन यू एक्सप्लेन भाई हाउ डज अमेजॉन वर्क? और मुझे ये बताओ कि आज अगर मैं अमेजॉन पे अपने ब्रांड को लिस्ट करना चाहता हूँ और ग्रो करना चाहता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है? जब आप सेल्स करने जाओगे राइट, एक फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन होता है राइट। तो अमेजॉन के लिए वो ग्रोथ इक्वेशन है कि आप कितने लोगों को अपने पेज में लेके आओगे, और अगर आप मान लो 100 लोगों को अपने पेज में लेके आए, आपका कन्वर्शन रेट 2% रहा तो आप 2 पंखे बेचोगे राइट। तो 2 ही पार्ट रहता है, ट्रैफिक और कन्वर्शन रेट। एंड योर सेल्स, योर रेवेन्यू इज नथिंग बट ट्रैफिक मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट योर AOV ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो लीवर्स क्या है? सबसे पहले यह है कि आपको आपका ट्रैफिक कहां से आएगा। तो ट्रैफिक आपका आता है 2 साइड से राइट। एक हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक हो गया पेड ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नए ब्रांड्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आज एटमबर्ग का बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा क्योंकि लोग सर्च करके आते हैं एटमबर्ग सीलिंग फैन। आप नॉर्मल सीलिंग फैन भी सर्च करोगे तब भी एल्गोरिदम ही आपको ऊपर ये करेगा क्योंकि वो मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा एटमबर्ग ही बिकता है अमेजॉन पे इन दिस कैटेगरी। बट डे 1 पे जब आप स्टार्ट करोगे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं, तो आपको फोकस करना है पेड ट्रैफिक पे। अब पेड ट्रैफिक इज नथिंग बट यू, तो अमेजॉन का एक नॉर्मल अमेजॉन एड्स होता है, तो सर्च बेस्ड कीवर्ड्स पे यू रन योर एड्स। कि कोई सीलिंग फैन सर्च करेगा, यू बिड ऑन दैट कीवर्ड सीलिंग फैन, यू एंश्योर दैट आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज रैंकिंग ऑन टॉप फॉर दोज कीवर्ड्स। तो ये हो गया आपका ट्रैफिक। तो ट्रैफिक बढ़ाने का 2 ही तरीका। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा? ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा कि अगर आपके ब्रांडेड सर्चेस बढ़ेंगे। ब्रांडेड सर्चेस आपके तभी बढ़ेंगे जब आप ब्रांड बनाओगे आउटसाइड द प्लेटफॉर्म। तो आप मेटा में कुछ करोगे, इंस्टाग्राम में कुछ करोगे, फेसबुक में कुछ करोगे, आपका SEO रिलेटेड कुछ करोगे, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके बारे में अच्छे बात करेगा, आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा। ऑल ऑफ दिस विल क्रिएट इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एंड पेड ट्रैफिक इज विद इन द प्लेटफॉर्म। आप क्या करते हो? तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ऑल दिस थिंग्स विल ब्रिंग इन पेड ट्रैफिक। तो ये हो गया, ये सब करके आप सर्टेन ट्रैफिक लेके आओगे। अब ट्रैफिक लाना इज ओनली हाफ ऑफ द पार्ट। न्यू ब्रांड्स ऑल्सो फेस ए स्ट्रगल कि कन्वर्शन कितना हो रहा है। अब कन्वर्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो आपका लिस्टिंग है, यू नीड ए परफेक्ट लिस्टिंग। अब परफेक्ट लिस्टिंग में क्या होता है कि राइट फ्रॉम के आपके इमेजेस क्या है। तो आप अमेजॉन का लिस्टिंग देखोगे, आपको देखोगे यू विल सी देयर आर 6-7 इमेजेस राइट विच आर देयर। कि हीरो इमेज होता है, उसके बाद आप स्क्रॉल करते जाते हो तो आपको 5-6 इमेजेस होता है। आइडियली हीरो इमेज के बाद आपके सारे जो इमेजेस होते हैं आपको अपने फीचर्स एक एक करके बताना है इन हर एक इमेजेस। फिर आपके आ जाते हैं 4-5 बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं वेयर इन अगेन यू हैव टू टेल कि व्हाट द प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर। तो आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताना है इन योर लिस्टिंग कि व्हाट द प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर, यूनिक बेनिफिट क्या है एंड एवरीथिंग। Second, in addition to the perfect listing, you also need to ensure कि operations are correct. When I say operations are correct, मतलब आपको ये ensure करना है कि आपके products are well replicated across different warehouses. कि अगर आप बॉम्बे से बेच रहे हो और कोई गुवाहाटी से खरीद रहा है, उसको दिखेगा कि 10 दिन का डिलीवरी टाइम है, तो आपका कन्वर्शन रेट वैसे ही कम हो जाएगा बिकॉज 10 दिन कोई वेट नहीं करता है। मतलब पंखे के लिए कोई नहीं वेट करेगा, मतलब फॉर एनी प्रोडक्ट नो वन वेट्स फॉर सो लॉन्ग। तो आपको अपना डिलीवरी टाइमलाइंस इंश्योर कराना है एंड फॉर दैट यू नीड टू गेट योर रेप्लिकेशन एंड ऑल करेक्टली। क्या होता है रेप्लिकेशन और कैसे करते हैं? रेप्लिकेशन कैसे करते हैं कि यू विल नीड मल्टीपल वेयर हाउसेस। देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स की इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल योर स्टॉक इन सेंट्रल वेयर हाउस, आप अपने स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल वेयर हाउसेस में रखो। बट कैसे डिसाइड करेंगे ब्रो कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? यू नो हाउ द कैटेगरी ऑपरेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इंडिया में अगर आपके 100 पंखे बिकते हैं तो आपको पता है नॉर्थ में 25 बिकता है, साउथ में 35 बिकता है, वेस्ट में 25 बिकता है, ईस्ट में 15 बिकता है। तो यू स्टार्ट ऑफ विद दैट एजम्पशन। अगर आपके पास ऑलरेडी D2C का डेटा है, अगर आप ऑलरेडी अपने वेबसाइट से बेच रहे हो तो आपको पता है कि आपका कौन से स्टेट में ज्यादा बिकता है, तो अकॉर्डिंगली यू डू अ स्टेट लेवल डिमांड प्लानिंग। कि एक बार आपका डिमांड प्लानिंग होंगे उस हिसाब से यू ऑल्सो डू अ स्टॉक प्लानिंग एंड ट्राई एंड रेप्लिकेट योर स्टॉक्स अक्रॉस वेयर हाउसेस। गॉट इट। तो ये पार्टनर्स कौन से हैं जिनके साथ अपने पार्टनर करके अपने फैंस को डिस्ट्रीब्यूट किया? मल्टीपल पार्टनर्स है, मतलब लोकल वेयर हाउसेस है, सो वी हैव मोस्टली वर्कड विद लोकलाइज्ड वेयर हाउसेस। बट कैसे ढूंढते हैं भाई इनको?
जैसे अगर मैं मुंबई में बैठ के अगर फैन बना रहा हूँ, हाँ. तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ इन सब लोगों को? ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा. मतलब इफ यू गूगल कि आई नीड वेयरहाउस पार्टनर्स इन चेन्नई, वेयरहाउस पार्टनर्स, यू फिगर आउट वेयर डू यू नीड इट, यू विल फाइंड इट. एंड देयर आर लार्ज प्लेयर्स. तो अभी तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हो गए, लिस्टेड प्लेयर्स है, प्लेयर्स लाइक डिलीवरी, players like DHL. So all of them will have this service. So any kind of large player will also give you this distributed warehouse as service. तो मैं डिलीवरी को फोन करके बोल सकता हूँ कि I need a warehouse there, I need this much space there. So you don't actually need to have your own warehouse. Shared warehouses are very common. तो डिलीवरी मुझे शेयर्ड वेयरहाउसेस भी देता है? Yes. परफेक्ट, ठीक है. तो you ensure कि your stock is correct, right? मतलब replication is correct so that your delivery timelines are the second biggest factor. जो आपने डिलीवरी टाइमलाइन की बात करी, until what point does delivery timeline not matter? मतलब एक दिन 2 दिन मैटर नहीं करता है क्या? हाँ, तो अगेन डिपेंड करते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी. तो हमारे कैटेगरी में हमको ये दिखने को आया था कि एनीथिंग बियॉन्ड 48 आवर्स द कन्वर्शन रेट्स प्लमेट वेरी डीपली. ओके. अप टू 48 आवर्स पीपल आर ओके. तो मतलब कोशिश करो कि 1 डे डिलीवरी आप दे सको. हाँ, दैट इज आइडियल थिंग. That is ideal. Yes. Okay. तो ये जो 8 आवर्स डिलीवरी होता है, ये इसका क्या सीन है? अगेन कहीं कुछ कैटेगरीज पे इट इज चेंजिंग एंड ऑल्सो विद कंज्यूमर बिहेवियर इवॉल्विंग विद क्विक कॉमर्स, मे बी दैट विल बिकम द नॉर्म. जब हम लोग कर रहे थे 2017, 18, 19 में, उस टाइम पे आई थिंक 48 आवर्स वाज गुड एनफ. मे बी टुडे इफ समवन स्टार्ट्स, बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू क्विक कॉमर्स, राइट? लोगों को आदत है कि अभी मैं ऑर्डर करूं और अभी मेरे को चाहिए. इनफैक्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज अ कंज्यूमर बिहेवियर चेंज विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट. कि मतलब लोगों को एवरीवन नीड्स एवरीथिंग क्विकली. करेक्ट. कि मेरे को 2 घंटे का पॉडकास्ट नहीं देखना है, मेरे को 30 सेकंड का रील देखना है. कि जो है मेरे को 30 सेकंड में बता दो, मेरे को बुक नहीं पढ़ना है, मेरे को समरी बता दो 10 मिनट में. तो दैट नीड फॉर माइक्रो ड्रामास, राइट? मेरे को नेटफ्लिक्स का आर्ट्स ये नहीं देखना है, मेरे को एक आर्ट्स का माइक्रो ड्रामा देखना है. तो वो तो नीड है. मतलब आई थिंक दैट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर इवॉल्व, दैट्स हाउ आवर brains are getting evolved. So I think that need is there. So today maybe you will need 8-hour delivery, 16-hour delivery. But as the need evolves, these service partners will also emerge. मतलब वो emerge होंगे. मतलब अगर brands का need है तो मतलब this partner, the ecosystem partners will also evolve. Understood. So what you're telling me, by the way, आपके fans quick commerce में listed है? Yes. Okay. तो आप बोल रहे हो कि अगर आपको e-com क्रैक करना है, तो कोशिश करो कि आपका इमेज, स्टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी जो है, हाँ, वो इस तरीके से बेसिक हो. मतलब these are basics which need to be sorted. उसके बाद है आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज. कि आप घटिया प्रोडक्ट बेच के ई कॉमर्स में स्केल करना बहुत मुश्किल है. पहले क्या होता था, मतलब लोगों को फीडबैक इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था प्रोडक्ट का. तो टुडे यू कैन नॉट सेल ए बैड प्रोडक्ट. मे बी यू कैन सेल, 1 महीना आप बेच दोगे, 2 महीना बेच दोगे, ये करोगे, बट उसके बाद योर रेटिंग्स एंड रिव्यूज विल ऑलवेज शो व्हाट द प्रोडक्ट एक्चुअली डिलीवर्स. तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज आपको बिल्ड करने, वो बिल्ड करने का एक ही तरीका है, आप ऐसा प्रोडक्ट दो जो कमिट करता है, डिलीवर करता है. तो डे 1 से हम लोग का ये फिलोसॉफी था कि नेवर ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर. एंड इवन इफ इट मीन्स कि आप थोड़ा अंडर कमिट करो, दैट इज फाइन, बट ऑलवेज मीट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. इफ यू डू नॉट मीट दैट एक्सपेक्टेशन, यू विल ऑलवेज रिजल्ट इन लोअर रेटिंग्स एंड रिव्यूज. तो अगर आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सही है, आपका प्रोडक्ट एक सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यूएसपी जो है दैट इज एक्चुअली सॉल्विंग ए कंज्यूमर प्रॉब्लम, कंज्यूमर्स को उसमें वैल्यू मिल रही है, यू आर एबल टू सॉर्ट द डिलीवरी टाइमलाइंस, आपके सारे ऑपरेशंस आप सॉर्ट कर लियो, आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज अच्छे हैं, देन वेरी हाई चांस योर कन्वर्शंस विल इंप्रूव. तो अमेजॉन का ना एक फ्लाई व्हील भी होता है, तो विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो डे 1 में जब आप स्टार्ट करोगे, मोस्टली आपका पेड ट्रैफिक होगा, आपके कन्वर्शन रेट भी कम होंगे, क्योंकि कोई आपके ब्रांड को जानता नहीं है, आपका रेटिंग रिव्यूज कुछ नहीं है, राइट? धीरे धीरे क्या होगा, कुछ आपको अर्ली अडॉप्टर्स मिलेंगे कि जो मान लो एग्जैक्टली वही चीज ढूंढ रहा होगा जो आपका प्रोडक्ट दे रहा है. दे विल स्टिल बाय द प्रोडक्ट डिस्पाइट यू नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज. तो उन्होंने वो खरीद लिया, फिर उनको जब वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, दे विल स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव रिव्यूज, राइट? यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग ए लॉट ऑफ साइमल्टेनियस थिंग्स ऑन से आउटसाइड द प्लेटफॉर्म भी आप थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग पे काम करते हो. तो कुछ लोग आके ऑर्गेनिकली भी सर्च करने लगेंगे अमेजॉन पे. फॉर एग्जांपल अमेजॉन में आके लोग बाई 2018 लोग ऑर्गेनिकली आके सर्च कर रहे हैं कि एटमबर्ग फैन. तो फिर अमेजॉन के एल्गोरिदम को भी लगता है कि ये एक नोन ब्रांड है, बाहर से भी लोग आके सर्च कर रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट भी ऐसा है जिसके रेटिंग्स रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, इनका कन्वर्शन रेट भी अच्छा है क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ सॉल्व कर रखा है, इनका प्रोडक्ट सही है, इनका टाइमलाइन सही है. तो अमेजॉन आपको ऑर्गेनिकली भी विजिबिलिटी देने लगता है. तो बाई 2019-20 हमारे लिए क्या हुआ था, जब आप नॉर्मल जाके सर्च करोगे, राइट, सीलिंग फैन, तो ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग एनीथिंग नंबर 1 जो इस पे था, वहां पे एटमबर्ग आने लगा था. एंड दैट रिड्यूसेस योर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. जो हम लोग हर बार बोलते रहे कि ई कॉमर्स में आपको बेचने के लिए आपको बार एवरी यूनिट यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड ऑल, सो योर मार्केटिंग ऑल्सो बिकम्स मोर एफिशिएंट. तो आपका मार्केटिंग और एफिशिएंट होने लगता है विथ टाइम, बिकॉज 2 चीज हो गया, राइट? एक तो आपका डिपेंडेंसी ऑन एड्स कम हो गया,
क्योंकि ऑर्गेनिकली आप अभी डिस्कवर हो रहे हो. डे 1 में मान लो 100% डिपेंडेंसी ऑन एड्स एंड पुअर कन्वर्शन रेट. आफ्टर सम टाइम मे बी 50% डिपेंडेंसी ऑन एड and medium conversion rate, and after a long time maybe dependency on ads is 25% and conversion rate is top notch. So you see how that it's a virtuous cycle, right? Conversion rate is also improving जो आप खर्चा कर रहे हो, and in this case also organic traffic is also increasing. So it's a flywheel, and the more it happens, right? तो Amazon का एक sales velocity is the biggest algorithm कि जो ज़्यादा बिकता है वही ऊपर दिखता है. तो the moment you reach that flywheel, it just starts moving faster and faster and faster. And from 2019-20 onward that has happened for us कि मतलब Amazon पे हर साल हमारा जो ग्रोथ था वो कैटेगरी से बहुत फास्ट ग्रोथ था बिकॉज ऑल ऑफ दिस फ्लाईव्हील हैड किक्ड इन. मुझे एक क्वेश्चन है, आपने बात करी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में, बट आपका जो प्रोडक्ट है बाय डिफॉल्ट ग्रेटिफिकेशन को डिले करता है. तो अगर मैं आज एक पंखा खरीदूं, जैसे आपने बोला कि अगर नॉर्मल पंखे अगर 1500 रुपीज को बिकते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 3500 रुपीज को बिकता है. पूरे साल में 1500 रुपीज का सेविंग होगा. तो मेरी जो पापा की जनरेशन जो है वो इस चीज को लेकर बहुत कॉन्शियस थी कि 1500 रुपए बचेंगे और हम एक साल वेट कर लेंगे, क्योंकि उनके जनरेशन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम. बट हमारी जनरेशन जो है 1500 रुपए ओवर 1 year सेविंग सीम्स सो फार-फेच्ड दैट इट बिकम्स अ फैक्टर ऑफ एरर इन आवर बजटिंग. सो माय क्वेश्चन इज, ये जो 2.5x का जो प्राइस जंप है ये आपने Amazon में इस जनरेशन को किस तरीके से पुट फोर्थ किया जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट इस पूरे कैटेगरी में एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट बना? तो हमने जब शुरू किया था हमारे 2 क्लियर प्रोपोजिशंस थे. एक था कि ये पंखा रिमोट से चलता है और दूसरा था कि पंखे में 1500 रुपए का सेविंग है एनुअली. एंड जब हमने Amazon में लिस्ट किया तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई एंड सम पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, सम पीपल स्टार्टेड बाइंग इट. और जब वो खरीदने लगे, राइट, जब हमने उनसे बात की तो हमको क्लियरली पता चल रहा था कि 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है. एक कंज्यूमर्स है जिनको सही में बचत चाहिए थी. उस टाइम पे एक वेबसाइट हुआ करती थी bijlibachao.com, और दैट वेबसाइट यूज्ड टू हैव लाइक 100,000 प्लस विजिटर्स एवरी वीक हु यूज्ड टू कम, एंड वो देखते थे कि कहाँ पे बिजली बच रही है, क्या क्या और नए अप्लायंसेस है, कहाँ का स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस थे. नीश ऑडियंस थी, बट एक ऑडियंस होती. बट एक सेकेंड ऑडियंस हमको उस टाइम पे मिला जो पंखा सिर्फ इसलिए ले रहे थे क्योंकि ये रिमोट से चलता है. ओके, हाँ. क्यों? क्योंकि उनके घर में ये था कि मेरा सब कुछ टीवी रिमोट से चलता है, एसी रिमोट से चलता है, तो रात को मेरे को उठ के पंखे का वो रेगुलेटर के बजाय जाके मेरे को नहीं बदलना है. तो जो एंड दिस वर योर टेक एडॉप्टर्स, अर्ली टेक एडॉप्टर्स थे. मतलब दिस वर इंजीनियर्स, मतलब पीपल स्लाइटली बैचलर्स, मतलब लेट 20s में होंगे, अर्ली 30s में होंगे. एक यंग डेमोग्राफिक था. तो जब वो पंखे लेने जा रहे थे ना, उनको ये बहुत कूल लग रहा था कि अरे भाई मैं बताता हूँ, हाँ मैं ही हूँ वो कस्टमर. क्यों मैं बताता हूँ. रात को मैं सोया हूँ, ठीक है, और मेरे घर में ना जो स्विच है वो बेड स्विच नहीं है, यस, वो दूर का स्विच है. सबका यही होता है. तो मुझे रात को उठ के पंखा चेंज नहीं करना, यस. पहले तो. दूसरी बात ये है कि मुझे रात को उठना देखना नहीं है कि अरे स्विच कहाँ पर है और मैं जाके चल के जाऊं. कभी कभी मैं गिर भी जाता था, कभी कभी मेरा डॉग सोया रहता था तो कभी मैं उसके ऊपर पैर दे देता था. तो इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, Yes. स्पेशली व्हेन यू आर डीप अस्लीप. यस. नंबर 2, ये मेरे घर में होता था कि जब बाई पोछा मारती थी तो फ्लोर यूज्ड टू बी वेट. पंखा बंद कर दिया. तो मम्मी पहले बोलती थी जाके पंखा लगा दे. तो मैं जाता था पंखा लगाने को, फिर मुझे डांट पड़ती थी क्यों, चल के क्यों गया. अब मैं कैसे जाऊं, उड़ के थोड़ी जा सकता हूँ. यस. ठीक है. तो तब मैं सोचा कि अगर एक रिमोट होता ना तो मजा आ जाता. यस. उसके बाद मैंने ये रिमोट वाला कॉन्सेप्ट देखा और मुझे इतना बढ़िया लगा भाई. मैंने बोला ये तो कितना क्रेजी चीज है कि रिमोट से आप एसी तो चेंज कर ही सकते हो, बट अभी आप पंखा भी चला सकते हो, विच इज सो हेल्पफुल. यस. एंड बिकॉज उसमें रेगुलेटर भी है तो आपको टेंशन नहीं है कि रेगुलेटर जाके चेंज करो. Yes. या और बाय द वे रेगुलेटर बहुत खराब भी होते हैं फॉर Yes. सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, यस. व्हिच इज व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, तो ये था सेकंड प्रोपोजिशन. बट इसके व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग दिस, राइट, फिर लोगों की नीड आने लगी. बोले कि ये दोनों फीचर्स हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट क्या है ना कि आप 3,500 का जब मैं पंखा ले रहा हूँ, मेरे को ना पंखा अच्छा दिखने वाला भी चाहिए. एंड ये नीड बहुत रिव्यूज में आ रहे थे कि आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट, बट आपका प्रोडक्ट ना मैं कभी ड्राइंग रूम में नहीं लगाऊंगा. क्योंकि उस टाइम पे हमारा एकदम सिंपल लुकिंग प्रोडक्ट होता था. एफिशियो नाम का प्रोडक्ट था, एकदम ही सिंपल लुकिंग प्रोडक्ट था 2017 में. तो कंज्यूमर्स बोलने लगे कि आप कुछ डिज़ाइन में भी कुछ इनोवेटिव कुछ लेके आओ. एंड दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट कि 2018 में वी लॉन्च्ड आवर रेनेसा सीलिंग फैन,
विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पैक्ट मोटर सीलिंग फैन। तो इससे पहले सीलिंग फैन एक सर्टेन तरीके में दिखता था, एक लार्ज मोटर होता था, 3 ब्लेड्स होती थी, तो हमने उसका सीलिंग फैन का जो मोटर का फॉर्म फैक्टर है हमने उसी को चेंज कर दिया था। Okay. एंड दैट द BLDC मोटर enabled us to do। आपको ना उतनी लार्ज मोटर की जरूरत ही नहीं थी, एंड दैट enabled us to launch Renesas in 2018 and that was a super hit। उसमें ऐसा क्या खास था ब्रो? द फॉर्म फैक्टर itself is very different। मतलब उस टाइप का शेप का कभी किसी ने वैसा सीलिंग फैन देखा ही नहीं था। से फॉर एग्जांपल यू सी few of these things right which are there, जो ऊपर जो है, तो the fan motor is also of the same shape। Okay. Yeah, तो it looked very minimalist, very sleek। तो the moment this happened right, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही अलग दिखता है, पंखे में रिमोट भी आता है और पंखा बिजली भी बचाता है, जब ये तीनों चीज कंबाइन हो जाता है तब द वैल्यू प्रोपोजिशन बिकेम वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर कंज्यूमर्स। तो फिर कंज्यूमर्स को लगने लगा कि अरे ये तो मतलब नो ब्रेनर है, कि ये तो मेरे को लेना ही है। स्टार्टेड ऑफ विद यंगर ऑडियंस। हमारी इनिशियल जो कंज्यूमर्स थे मोस्ट ऑफ देम वर इन देयर लाइक 20s 30s, फर्स्ट टाइम घर ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम घर बना रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट मूव टू द ओल्डर ऑडियंस ऑल्सो। तो मैंने ये भी लिखा था कि मतलब एक हमको कंज्यूमर ट्रेंड का जो बेनिफिट मिला था कि अगर आप 20 साल पहले देखोगे, इंडिया में लोग बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं करते नए ब्रांड्स को। Correct. इंडिया इज अ ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री। मतलब ये बहुत लोगों ने इसके बारे में बात किया है कि तभी आप देखते हो कि जैसे टाटा जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स एग्जिस्ट करती है, जो नमक से लेकर कार सब कुछ बिकता है, कि टाटा का नाम है तो मतलब ट्रस्ट है। बट ये जो चीज़ है ना, मतलब 10 years बैक हमने ये ऑब्जर्व किया था कि ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कि जो यंग ऑडियंस है, जो यंग जनता है, दे आर ओके टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स। मतलब उनके लिए ना एक्साइटिंग चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, नया क्या है। मतलब लोग दुकान में जाके पूछने लगे थे नया क्या है, कि और अभी भी ये बहुत ही कॉमन, ये जब भी मैं दुकान में जाता हूँ कंज्यूमर्स को देखता हूँ, वो देखते ही लोग आके पूछते हैं नया क्या है, व्हाट इज न्यू। तो पहला लेसन आपने मुझे ये बताया कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बना लिया है और आपको दिख रहा है कि इसमें एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, जाके उस कस्टमर को ढूंढो जिसके लिए वो वैल्यू प्रोपोजिशन लाइफ चेंजिंग हो। एब्सोल्युटली। इन दिस केस आपने एक फैन बनाया जो कि बिजली बचाता है, तो आपने पहले तो जाके कस्टमर को बेचने की कोशिश करी, तो वहां पे रिटेलर्स ने आपको मना कर दिया, Yes. क्योंकि उनके लिए वो इतनी बड़ी बात थी नहीं। फिर आपने देखा कि ऐसा कौन सा कस्टमर बेस है जिनके लिए लाइफ चेंजिंग है, और तभी जाके आपने सिरामिक्स फैक्ट्रीज को ढूंढा जहां पर 1000 फैंस है, तो एट स्केल उनके लिए जो सेविंग है वो ह्यूज है। मतलब साल का 15 लाख 20 लाख रुपए है। तो आपने ये देखा कि उनके लिए जो ये सेविंग है उनके लिए क्रिटिकल है, तो आपने पहले उनको बेचा, तो वहां पे आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट किया, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। और आप ऐसा करते करते जब आपने पूरे क्लस्टर को एड्रेस किया और एडजेसेंट इंडस्ट्रीज को एड्रेस किया, तो आप 1.5 से 2 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गए पर मंथ। उसके बाद आपने मुझे बताया कि Amazon में जब आप B2B से B2C जाते हो, Amazon इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, और वहां पे आपने मुझे बताया कि ट्रैफिक इनटू कन्वर्जन इनटू AOV इज इक्वल टू सेल्स। और अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो आपको परफेक्ट लिस्टिंग होना चाहिए, अच्छा इमेज होना चाहिए, आपका जो स्टॉक है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए, डिलीवरी टाइम जो है इफ पॉसिबल 24 आवर्स से कम होना चाहिए, रेटिंग और रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। इफ यू डू दिस वेल, तो you will end up in a virtuous cycle where organic traffic will generate sales for you and your performance marketing budget will go down. Eventually, you can choose to deploy performance marketing budget if you want to grow faster, but you have a choice over there because of which you'll be able to generate sustainable revenue. और फिर हमने बात करा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में, कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है जो आपको 1 साल में सेविंग देने वाला है, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा क्यों? और वहां पे आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई कि वैल्यू प्रोपोजिशन आपके हिसाब से सेविंग था, लेकिन कस्टमर के हिसाब से रिमोट भी था, जो कि काउंटर इंट्यूटिव पर्सपेक्टिव है, जो कि आपको कस्टमर से बात करके ही समझेगा। तो इसमें लेसन ये है कि अगर आपको इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड बनाना है तो कंज्यूमर से बात करते रहो। अगर आपने कंज्यूमर से बात किया तो आपको समझ में आएगा कि वो चाहते क्या है और वो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू क्या करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग राइट एंड व्हाट कैन यू डू बेटर। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट में आपका रिमोट वाला प्रोपोजिशन था। व्हाट कैन यू डू बेटर में आपको मालूम पड़ा कि एस्थेटिक्स आप काफी बेटर कर सकते हो, तो आपने एस्थेटिक्स पे ध्यान दिया, और तब जाकर आपने कंज्यूमर स्पेस में PMF इस हिसाब से हिट किया कि आपका रेवेन्यू शूट अप होने लगा। इज दैट करेक्ट? तो भाई इसमें लेसन जो है, मैं यहाँ पे 2 चीजें पूछना चाहता हूँ बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, कि फैन का तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, आपने गैप ढूंढ लिया और आपने 10 साल पहले ये बिजनेस बनाया। आज अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई 23 साल का बच्चा है जो ये सोच रहा है कि अरे मार्केट में गैप कहाँ है जहां पे मैं एक कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ, तो उसने उस गैप को ढूंढना कैसे चाहिए? तो 2-3 तरीके हैं। आई थिंक सबसे पहले तो कोई भी कैटेगरी में आप जाके Amazon के रेटिंग्स देख लो।
अगर आपके बेस्ट सेलर जो प्रोडक्ट्स है आपको वहां पे दिख रहा है कि उनके रेटिंग्स एंड रिव्यूज बहुत खराब है, तो गैप क्लियर है। सेम चीज आप ऐप स्टोर में जाके देख लो कि अगर इफ यू सी वेरी पॉपुलर एप्स विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिव्यूज, अ लॉट ऑफ कंज्यूमर पेन पॉइंट्स, यू गो टू Quora, यू गो टू Reddit, यू गो टू Medium, यू फाइंड, मतलब कोई भी एक नीश पकड़ लो, you look at the reviews and ratings of certain product, certain categories, whatever categories you want to operate in, तो आपको पता चल जाएगा उस कैटेगरी के स्टेटेड गैप्स क्या है। ये तो कंज्यूमर आगे से बोल रही है। काफी बार क्या होता है कि जो हमारे केस में, मतलब हमको ये पता ही, मतलब कंज्यूमर कभी ये आगे से नहीं बोल रहा था कि मेरे को ऐसा कुछ पंखा चाहिए जिसमें रिमोट हो या फिर जिसमें बिजली बचाने वाली ये हो। तो फर्स्ट पार्टी साइंस कि आप ये चीजें ऑब्जर्व करो, ये चीजें देखो कि कंज्यूमर आगे से क्या बोल रही है, कंज्यूमर से जाके बात करो। जो सेकेंड पार्ट है राइट, वो थोड़ा सा आर्ट है कि वेर इन यू हैव टू फिगर आउट जनरली बाई टॉकिंग टू कंज्यूमर्स कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, विच आर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, विच दे डोंट एक्सपेक्ट कि अ प्रोडक्ट विल सॉल्व, बट स्लाइटली इफ यू, इसको एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं, काफी टाइम पे क्वालिटेटिव कंज्यूमर रिसर्च बोलते हैं, कि आप कंज्यूमर के घर में जाते हो, जनरली उनसे समझते हो कि फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे नए प्रोडक्ट्स ला रहे थे, आई विल गिव यू हमारा एग्जांपल। अभी हम कि जब मिक्सर ग्राइंडर हमने लॉन्च किया 2 साल पहले, तो ये काफी रिसेंट एग्जांपल है। अब मिक्सर ग्राइंडर में क्या था कि 2023 तक लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, कितना पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है और कितने सारे जार और अटैचमेंट आएगी। तो हम कंज्यूमर के घरों में गए, कंज्यूमर से बात करने लगे, तो हमको ना एक बहुत ही डीप इंसाइट मिला कि अल्टीमेटली मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, खाना बनाने में आपको हेल्प करता है। अल्टीमेट एम क्या है, द फूड शुड टेस्ट गुड, एंड इफ द मिक्सर ग्राइंडर कैन एड इन दैट जर्नी, कि मतलब क्या मिक्सर ग्राइंडर आपका खाना को टेस्टी बनने में हेल्प कर रहा है। और उसमें एक बहुत खास बात आई थी कि लोग अभी भी लोग बोलते हैं कि जिस दिन ना मेरे को बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं सिलबट्टे से पीसती हूँ, मतलब जो भी चटनी बनाना हुआ, जो भी ये करना हुआ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जो टेक्सचर है उस टेक्सचर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब उनको, किसी ने हमको ये नहीं बताया कि तुमने एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर बनाओ कि जो मेरे को सिलबट्टा वाला टेक्सचर दे, बट हमको उन्होंने ये जरूर बताया कि हमको सिलबट्टा वाला टेक्सचर बहुत पसंद है, और आज ना जब भी मेरे को चाहिए होता है, मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है कि सिलबट्टा निकालो, ये करो। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये था, कंज्यूमर का ये पेन पॉइंट है कि दे वांट सिलबट्टा लाइक टेक्सचर विच नो मिक्सर ग्राइंडर इज प्रोवाइडिंग। तो वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड हमने ट्राई किया कि एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर लॉन्च करे जो सिलबट्टा वाला टेक्सचर दे। वाओ। हाँ, अगेन कैसे देगा, क्योंकि ये BLDC मोटर है, तो आपका मोटर बहुत ही कम स्पीड में चल सकता है। तो मोटर कम स्पीड में चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो आपको एकदम वो पूरा फाइन ग्राइंडिंग के जगह आपको वो कोर्स ग्राइंडिंग मिलेगा। तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होता है विच यू आर एबल टू डू, विच यू आर एबल टू, एंड देयर आर सम कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। तो आप दोनों को मैच जब करते हो, दैट इज व्हेन विनिंग प्रोडक्ट इनसाइट्स कम। तो आपने क्या पहले ऑब्जर्व किया कि Yes. मिक्सर ग्राइंडर एक कैटेगरी है? Yes. तो मुझे एक बात बताओ, आपका क्या ये फ्रेमवर्क है कि सबसे बोरिंग प्रोडक्ट्स ढूंढो जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और जाके कस्टमर से बात करो कि उनका पेन पॉइंट क्या है? Like, is this like your framework? No, not framework as such, but we are very clear कि we want to build a home appliance brand. Okay. Home and consumer. So I meet a lot of consumer. In fact, most of my time goes in meeting consumers at the point of purchase. लोगों के घरों में जाके, कोई भी अच्छा कंज्यूमर ब्रांड हो, आप HUL ले लो, ये ले लो, वहाँ पे जितने लोग मार्केटिंग में है, उनका मेन काम ही होता है कंज्यूमर से जाके मिलो, कंज्यूमर से समझो कंज्यूमर का पेन पॉइंट क्या है, कम बैक उनका पेन पॉइंट होगा 100, मे बी हमारा टेक्नोलॉजी उसमें से 10 सॉल्व कर सकता है, वो 10 को लो और उन 10 को सॉल्व करो विथ योर टेक्नोलॉजी। तो वी स्टार्टेड विजिटिंग होम्स, किचन्स, तो अभी भी बहुत सारे अप्लायंसेस है इन द मेकिंग है। तो आप बात करोगे ना, तो उनके हिडन फ्रस्ट्रेशंस, उनके काफ़ी बार इनविजिबल प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफैक्ट हम बहुत बार एटम्बर के बारे में, हम लोग, हमारा इंटरनल कोर है कि एटम्बर स्टैंड्स फॉर सॉल्विंग इनविजिबल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ये भी इनविजिबल प्रॉब्लम था, किसी को पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम मिक्सर ग्राइंडर से भी सॉल्व हो सकता है, जो टेक्सचर का प्रॉब्लम है। मिक्सर ग्राइंडर वाले क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप 4 जार ले लो, 5 जार ले लो, 6 जार ले लो। उनका पूरा कन्वर्सेशन उसके अराउंड था, 500 वाट, 750 वाट, 1000 वाट। जब कंज्यूमर से बात करो, कंज्यूमर को बोलते, कंज्यूमर बोले मेरे को इतना जार चाहिए ही नहीं, मैं 6 जार में से 5 जार मेरे ऊपर लगे हुए हैं, Correct. एक ही जार मेरा यूज होता है घर पे, Correct. बट तुम मेरे को एक ऐसा जार दो विच कैन सॉल्व फॉर दिस। तो मेरे को ऐसा कुछ जो कि काफी बार ना क्या होता है कि मेरा उंगली कट सकता है, मतलब आई हैव हैड एक्सीडेंट्स। ब्रो, मेरे डैड का उंगली लिटरली कटा है। एग्जैक्टली, सो दैट वाज आल्सो द पेन पॉइंट। तो व्हाट वी डिड इज वी मेड अ सेफ्टी मैकेनिज्म कि जब तक आपका जार लॉक नहीं होगा, आपका मोटर चालू नहीं हो सकता है। ब्रो, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे डैड का हाथ कटा कैसे, ठीक है, उनका ना ये उंगली कट गया था,
बिकॉज उन्होंने जार को प्लेस किया, उसके ऊपर हाथ रखा, ठीक है। तो मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि हाथ रखो नहीं तो ये फट जाएगा बाहर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो लॉक एंड लॉक का जो लॉक होता है ना, लैच, तो वैसा लैच क्यों नहीं है? अभी है। सो इन आवर मिक्सर ऑल्सो इट इज देयर। सो लीड लॉकिंग मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। तो दिस आर हैंड्स फ्री जार्स, तो आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही जैसे सेफ्टी हो गया, राइट। अगेन दिस आर ऑल हिडन प्रॉब्लम्स व्हिच केम अप जब आप कंज्यूमर से बात करोगे। तो वही आज अगर कोई शुरू कर रहा है, अगेन कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन की उनको क्या देखना चाहिए, एक तो स्टेटेड प्रॉब्लम्स, देयर आर एनफ एंड मोर ऑनलाइन रिव्यूज ऑन ऐप स्टोर, ऑन Amazon, ऑन फ्लिपकार्ट, ऑन गूगल। तो हर एक प्रोडक्ट का आपको पता चलेगा क्या पेन पॉइंट्स है। आइडियली कैटेगरीज के मार्केट लीडर्स को आप देखो, अगर उनके प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक हो गया प्रॉब्लम्स, अब दूसरा हो गया वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम बहुत है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है कि मिक्सर ग्राइंडर में नॉइज आता है, ये एक प्रॉब्लम है, राइट। बट हमारे पास आज के दिन में उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है ना? हाँ, नहीं है। मैं वही भाई, मैं तो एग्जैक्टली। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो अबाउट हैविंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। गॉट इट। तो अगर प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, दोनों को आपको मैच करना है, एंड देन यू कम अप विद प्रोडक्ट इनसाइट्स व्हिच कैन बिकम विनिंग प्रोडक्ट्स। जब आप कस्टमर से बात करते हो तो आप डायरेक्टली तो ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा था मॉम टेस्ट, और मेरी टीम आज मॉम टेस्ट यूज करती है टू टॉक टू कंज्यूमर्स। क्या आप मॉम टेस्ट यूज करते हो? हाँ, मतलब यू कैन नॉट आस्क कंज्यूमर कि ये ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बनाऊंगा, आपको ये कैसा लगेगा। तो हमेशा लोग बोलेंगे कि मेरे को तो ये अच्छा ही लगेगा, बट खरीदेंगे नहीं, वो नहीं खरीदेंगे। तो दो चीजें होती है, एक जो हम रिसर्च करते हैं, हम करते हैं एट द पॉइंट ऑफ परचेज। तो जो दुकान होती है, राइट, जहाँ मान लो पंखे बिक रही है, आई थिंक 2018-19 से वी स्टार्टेड सेलिंग फैंस इन ऑफलाइन स्टोर्स ऑल्सो। तो मैं जाके दुकान में खड़े हो जाता था। उस टाइम पे लोग आपको झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग खरीदने आए हुए हैं। उस टाइम पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर ये बोलेगा तो फिर इनको खरीदना पड़ेगा वो। तो उस टाइम पे यू विल गेट ब्रूटल ऑनेस्ट फीडबैक कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आपको क्या चाहिए। वो बोलेगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तुम्हारे प्रोडक्ट में ये नहीं है। तो दैट इज वन वे। अगर आप लोगों के घर में जाके पूछ रहे हो ना, आपको ना जनरली उनके लाइफ के बारे में पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता करना है कि वो मिक्सर ग्राइंडर कैसे यूज करते हैं, और उनको क्या, मतलब ऐसे ही नहीं पूछो क्या चाहिए, मतलब आप देखो कि और क्या हो सकता है, आप उनको थोड़े पॉसिबिलिटीज दो, फिर वो आगे से बताएंगे कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे को सिलबट्टा वाला ग्राइंडिंग चाहिए, लेकिन आप जब डीप गए ना कि आप स्पेशल ओकेशन में खाना कैसे बनाते हो, तब वो बोलेंगे कि स्पेशल ओकेशन में ना मैं सिलबट्टा से ही बना, क्योंकि उससे ना ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन दिस इज अ नॉन ऑब्वियस थिंग। जब पूरी कैटेगरी बात कर रही है पावर की, मोर जार्स की, तो हम एकदम फंडामेंटल पे आ गए, सेइंग कि द कोर ऑफ मिक्सर ग्राइंडर क्या है, दैट इज टेस्ट। व्हाट इज एनेबलिंग टेस्ट? गुड टेक्सचर। और क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो ऐसा अच्छा टेक्सचर दे? मे बी येस, बिकॉज यू हैव अ BLDC मोटर, यू हैव द मोस्ट सुपीरियर मोटर इन द इंडस्ट्री। तो आपके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है विच इज क्रिएटिंग गुड टेक्सचर, विच इज क्रिएटिंग गुड टेस्ट, एंड यू बिल्ड द प्रोडक्ट विद दिस प्रोपोजिशन, एंड द प्रोपोजिशन जस्ट वर्क। तो टुडे अगेन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में जाओगे, एटमबर्ग मिक्सर ग्राइंडर विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर्स ऑन Amazon। तो जो चीज हमने फैन में किया था 2017, 18, 19 में, यही चीज हमने मिक्सर ग्राइंडर में रिपीट किया 2023, 24, 25 में। वाओ। तो स्टार्ट्स विद अ कंज्यूमर इनसाइट, एंड देन ऑफ कोर्स एक बार आप कंज्यूमर इनसाइट को लो, उससे प्रोडक्ट बनाओ, और फिर उसको कम्युनिकेट भी करना है। मतलब यू ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट ईजी, क्योंकि पीपल आर यूज्ड टू बाइंग प्रोडक्ट्स इन अ सर्टेन वे। मतलब Amazon में लोग आके वही सर्च कर रहे हैं कि 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर, तो उसको फिर वो प्रोडक्ट दिखाओ, उसको समझाओ कि आप इसको ऐसे देखो, आप हमारे पास कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं रहे हो, मतलब आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, बट अगेन यू आर नॉट एक्सप्लिसिटली लुकिंग फॉर इट। लेसन उसमें वही है कि कंज्यूमर्स बहुत टाइम एक्सप्लिसिटली अपना प्रॉब्लम्स नहीं बताते, क्योंकि कंज्यूमर्स को नहीं पता क्या हो सकता है। जो स्टीव जॉब्स बहुत बार बोलते थे, राइट, कि अगर उस टाइम पे जाके कंज्यूमर को जाके पूछते कि आपको क्या चाहिए, तो वही बोलते कि एक बेटर क्वालिटी पैड बना के दो। कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को ऐसा फुल टच स्क्रीन वाला प्रोडक्ट दो। जो हेनरी फोर्ड बोलते थे कि अगर मैं उस टाइम पे जाके लोगों को पूछता कि कैसा कार ये चाहिए, तो बोलता कि यू मेक मी अ फास्टर हॉर्स एंड नॉट ए कार। सो समटाइम्स consumers will not exactly know how to articulate their needs, and that is where the art and science of consumer work or marketing comes in, जब आपको जाके इसको डिराइव करना पड़ेगा वो क्या बोल रहे हैं एंड व्हाट डज ही एक्चुअली वांट। ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग। भाई मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपने BLDC टेक्नोलॉजी को पायनियर किया, लेकिन पॉलीकैब भी बोलता है कि हमने BLDC टेक्नोलॉजी को पायनियर किया। थोड़े दिन में शायद हैवेल्स भी बोलेगा या बोल रहा है, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो BLDC टेक्नोलॉजी जो है, एंड आई एम जस्ट बीइंग वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट ओवर हियर, कि एडवर्टाइजमेंट में ना रैंडम चीज़ों को लेकर ना वो टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि एंटी लॉक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये
क्या माइक्रो कूलिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे BLDC एज अ टेक्नोलॉजी, पहली बात तो टेक्नोलॉजी का ना कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहले तो BLDC टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स को समझना बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपने बोला कि आपको जाके कंज्यूमर्स को ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमने बनाया है ये आप इनहेरेंटली सोच रहे हो, लेकिन आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो हम कैसे आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं? पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि यू हैव बम्प्ड इनटू एन आईफोन प्रॉब्लम। जैसे एंड्रॉयड का फोन बोलेगा कि मैं आपको 30 मेगापिक्सल दूंगा, एप्पल बोलेगा कि मैं आपको 12 मेगापिक्सल दूंगा। बट एप्पल बोल रहा है कि हम 12 मेगापिक्सल में आपको क्रेजी कैमरा देंगे, लेकिन लोग क्या देखते हैं? 30 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल। एप्पल बोलता है कि मान लो मैं आपको 2000 मिली एम्पियर का बैटरी दूंगा, एंड्रॉयड बोलता है मैं आपको 3500 मिली एम्पियर का बैटरी दूंगा। बट एप्पल बोल रहा है कि अगर मेरा, क्योंकि इनहेरेंटली एप्पल ये बोलना चाहता है कि मैं इतना एफिशिएंट हूं कि मुझे 2000 मिली एम्पियर काफी है, करेक्ट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कस्टमर ही खुद आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है तो आप कस्टमर को आर्टिकुलेट करके कैसे बता पाते हो? क्योंकि जैसे आपने बोला 750 वॉट और मान लो आपने बना दिया ग्राइंडर 550 वॉट्स का है, 550 वॉट, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंफीरियर समझेगा। क्योंकि जिस चीज को वो सुपीरियरिटी का एट्रीब्यूट समझता है उसी एट्रीब्यूट को आपने कम कर दिया, which is trying to say that you're efficient. But the consumer is actually translating this as, oh, inferior product. So how do you tackle this? How do you articulate? It's a huge challenge. मतलब ये no doubt about it, because you are trying to break again. You have articulated the problem in a very nice way. Apple वाला ही problem है, क्योंकि हमारा जो 550 watts है that is actually better than a 1000 watt normal mixer because you are using a different kind of motor. तो वही है, मतलब आज के आपको कंज्यूमर को एडुकेट करना पड़ेगा। मतलब सो अगेन वी यूज अ लॉट ऑफ यूट्यूब के वीडियोस हो गए, यू वर्क विद कुकिंग इन्फ्लुएंसर्स, आप एक्चुअली उनको समझाओ प्रोडक्ट क्या है, फिर वो आगे बताते हैं। तो एजुकेशन है, इट्स एजुकेशन, इट्स अ लॉन्ग गेम, इट इज नॉट इमीडिएट। मतलब जैसे मिक्सर ग्राइंडर हमको फर्स्ट 1 साल में हम 10 करोड़ भी नहीं कर पाए पूरे साल में। तो बट एक बार जब लोगों को समझ में आने लगा कि क्या बेनिफिट है, जो लोग यूज कर रहे वो बताने लगे, दे आर वेरी वोकल। तो अगेन एप्पल क्यों काम कर, क्योंकि जो एप्पल यूज करता है वो जाके 4 लोग को और बताया कि भाई मेरा फोन तो बहुत बढ़िया है। सेम चीज इज हैपनिंग हियर। if word of mouth is not existing for such products, then these products will fail. So you need to give a great product experience, and so that जो consumers है वही आगे जाके लोगों को और बता रहे हैं कि तुमको एक्चुअली में नहीं चाहिए ये। एंड दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। दिस इज मतलब फॉर एग्जाम्पल हर एक कैटेगरी में इसीलिए 6 साल 7 साल 8 साल का प्रोसेस है टू एक्चुअली गेट पीपल। बट द थिंग इज कि एक बार जब ये हो जाता है, राइट, देन यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट एनीवन एल्स। While everyone else will compete on parameters कि इतना wattage है, इतने जार है, you are competing on different dimensions only. आप सोचो 5 साल बाद अगर लोग जाके बोलने लगे कि मेरे को ना कोर्स मोड वाला मिक्सर ग्राइंडर दो जो सिलबट्टा वाला ग्राइंडिंग दे, किसी के पास है ही नहीं। मतलब if that becomes a buying criteria, same thing happened in fans also कि energy efficient, remote control, sleek motor. So all these are attributes which Atomberg has brought to the industry. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आज हैवेल्स, पॉलीकैब, इन सारे कंपनीज के पास जब रिमोट कंट्रोल फैंस हैं, जो वो भी BLDC टेक्नोलॉजी प्रपोज करते हैं, तो आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? तो वही है, तो हर एक ब्रांड के पास ना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड। कि आपके यू स्टार्ट विद अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, आपके पास एक विंडो होगी। तो हमारे पास वो 4-5 साल की विंडो थी कि जबकि कोई कंपटीशन नहीं था और आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ब्रांड बनाओ। टुडे बहुत सारे कंज्यूमर्स के माइंड में एटमबर्ग इज ऑल्सो इक्वली लार्ज ब्रांड। सो पीपल डू नॉट थिंक सेइंग कि एटमबर्ग एक नया ब्रांड है तो मैं बाकी लेगेसी ब्रांड्स को ही ट्रस्ट करूंगा। 5 साल पहले मे बी दैट वॉज ट्रू, बट टुडे दैट इज नॉट ट्रू। तो आई थिंक देयर वी हैव पैरिटी। सेकेंड इज अगेन, आप अपने लॉरेल्स पे रेस्ट नहीं कर सकते हो। तो हर साल हम लोग 4-5 नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आवर लेटेस्ट लॉन्चेस आर अराउंड नॉइजलेस, कि वी आर मेकिंग नॉइजलेस फैंस, कि जो इंडिया के सबसे कम नॉइज करती है फैंस। वी आर मेकिंग स्मार्ट फैंस विच आर IoT एनेबल्ड, कि जो आपके ऐप से चलती है, आपको रिमोट भी नहीं चाहिए, ऐप से चलती है, वॉइस से चलती है। तो आपको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू। फॉर एग्जांपल एप्पल ऑल्सो, अगर एप्पल ने इनोवेट नहीं किया तो 10 साल बाद तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी कंपनी। जो कंपनी टेक्नोलॉजी के दम पे बनी है उसको कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप इनोवेट करते रहोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड को पैरिटी पे लेके आओ। एटलीस्ट कि अगर कंपटीशन 50,000 दुकान में मिल रहा है, आप भी 50,000 दुकान में, यू शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन 50,000 स्टोर्स।
अगर कंपटीशन का ब्रांड अवेयरनेस 80% है, यू शुड ऑल्सो गेट टू 75% अवेयरनेस, विच आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू. तो हमने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन के जो गैप्स है, 10 साल पहले जो गैप थे और आज जो गैप है, आज जो गैप बहुत ही नैरो है व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स और ब्रांड मैट्रिक्स. और प्रोडक्ट इनोवेशन में आज भी हम बहुत आगे हैं, क्योंकि हर साल हम लोग इनोवेट कर रहे हैं. अगेन, जो हम आज इनोवेट करेंगे, अगर कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा, 2 साल में वो मार्केट में आ जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा. बट दैट इज फाइन. दैट इज द रियलिटी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी कंपनी विच इज ऑपरेटिंग. अंडरस्टूड. ब्रो, नाउ आई वांट टू कम बैक टू योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. एप्पल ने अपने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? बाकी सब लोगों को लग रहा था अरे 30 मेगापिक्सल कैमरा इज बेटर देन 12 मेगापिक्सल कैमरा, ठीक है. तो एप्पल ने कैंपेन निकाला, शॉट ऑन आईफोन कैंपेन, जहां पे उसने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे स्टनिंग फोटोग्राफ्स चिपकाए और उसने बोला शॉट ऑन आईफोन, ठीक है. उसके बाद शॉट ऑन आईफोन बाय इटसेल्फ बिकेम अ ट्रेंड, जहां पे बाकी सारे फोटोग्राफर्स भी आईफोन को यूज करके बहुत ही बढ़िया वीडियोस और बहुत ही बढ़िया फोटोज खींचने लगे. इनफैक्ट अभी जो टिम कुक ने कीनोट दिया था, उसमें जब उन्होंने सिनेमैटिक मोड लॉन्च किया था, तो उन्होंने ये बताया कि देखो ये हमने आईफोन से शूट किया हुआ है, और उन्होंने लिटरली एक फिल्म दिखाया और बाद में उन्होंने बोला कि दिस हैज बीन शॉट ऑन आईफोन. तो जैसे ही आप कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरीके से दिखाते हो जिसमें उस वैल्यू प्रोपोजिशन को वो फील कर सके, एहसास कर सके, तो आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है बिना नंबर्स के ना क्लियर हो जाता है, ठीक है. तो स्टीव जॉब्स यूज्ड टू से दैट इफ वी फोकस ऑन स्पीड्स एंड हर्ट्ज, वी विल नेवर बी एबल टू बीट अदर्स, because numbers can very easily be manipulated and numbers are not convincing enough. Exactly. If we have to beat them, we have to stick to our purpose, right? We will have to communicate our worth in such a way that in this noisy world, we stand out. So shot on iPhone in the noisy world stood out. Exactly. Right? And today people see iPhone as a replacement to cameras. Yes. That's a very big step. Yes. But ये जो चीज है, इसको ना बोलते हैं कि इट इज अ सोल्यूशन, इट्स अ मार्केटेबल सोल्यूशन. तो आपके कॉन्टेक्स्ट में मार्केटेबल सोल्यूशन क्या था? तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में यही था कि इंटीरियर डिजाइनर्स स्टार्टेड पोस्टिंग देयर प्रोजेक्ट्स, एंड बाय 2019 2021 एवरी टॉप इंटीरियर डिजाइनर के जो प्रोजेक्ट्स थे, एटमबर्ग के पंखे लगे होते थे. ओह वाओ. बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी यूनिक, वेरी स्लीक, वेरी यूनिक. तो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज यूज आर, लाइक लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, वहां से स्टार्ट हुआ था. And the interior, any influential interior designer के जो top projects है, they'll use Atomberg. And they started posting these photos on Instagram. Home decor के जो websites है, they started picking up. तो हमने कहीं कुछ नहीं बोला, बस वो पीछे Atomberg दिखता है, वो अपना घर का टूर दे रहा है, ऊपर Atomberg के फैंस है. तो our fans problem was solved through this. Very interestingly, same thing is now happening in mixer grinders कि लोग जब भी कोई चटनी का फोटो होता है कि आप डोसा के साथ कोकोनट चटनी ले रहे हो, लोग आते हैं कि दिस इज ए कोर्स मोड चटनी, और ये कुछ हमस बना है कि दिस इज ए कोर्स मोड हमस, या आपका ये मोदक बना है कि मोदक के अंदर जो नारियल रहता है ये कोर्स मोड वाला नारियल है. तो अगेन आउटकम बेस्ड, यू स्टार्ट सीइंग दिस आउटकम्स व्हेन पीपल आर पोस्टिंग इट ऑर्गेनिकली, सम पीपल आर पोस्टिंग इट कि सेइंग कि नॉन कोर्स मोड जो, एंड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एनी नंबर लेड जो एग्जैक्टली, सो वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट कि ये इतना पावर है, ये इतना, और कभी करेंगे भी नहीं हो, मतलब that will never do. So the fan problem was solved exactly the same way कि people just started noticing it. फिर आप लोगों के घर जा रहे हो, it became a thing of pride कि मान लो आप किसी के घर गए, आपका दोस्त बोले Alexa switch on the fan, तो अचानक से आपने देख लिया अरे ये कौन सा पंखा है भाई, तुम्हारा Alexa से चल रहा है, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया. And because the product was also delivering on what it commits, energy saving भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, it started entering conversations. So it's again very important to enter conversation. A new brand like Atomberg will never have the budget of Apple to put shot on iPhone everywhere, but can you do it intelligently? Of course you can. तो इसमें आप लेसन ये बता रहे हो कि जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स डिजाइन करो जो ब्रैग वर्दी हो, जिससे लोग बात करना शुरू करें. As Guy Kawasaki says, when you make a product, make it remarkable. iPhone के केस में शॉट ऑन आईफोन था, आपके केस में छोटी छोटी चीजें थी जिसको लेकर लोग बात करने लगे, जैसे Alexa था. और मिक्सर ग्राइंडर में क्या था ब्रो? कोर्स मोड इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट. मिक्सर ग्राइंडर नॉर्मली क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब दिस आर अगेन लार्ज फॉर्म फैक्टर्स, बहुत सारा स्पेस लेता है. अभी मॉडर्न किचन्स में उतनी जगह नहीं होती है, तो कॉम्पैक्ट किचन्स है. इन अ कॉम्पैक्ट किचन हाउ डू यू लाइक
keep the mixer grinder. Again, it became a showpiece kind of item. मतलब normally mixer grinder लोग अंदर रखते हैं. हमारे mixer grinder, the more kitchens I visited, they keep it tabletop रखे, open रखा हुआ है. Because they are very proud. मतलब एक LED जलता है. Mixer grinder का जो form factor है, मतलब जो knob है, the knob has a ring light and a LED. Oh wow. हाँ, these are again very small, minute things, small things, but we are very obsessed about the final design that goes. कि actually अभी we launched a water purifier 2 months back. So it's the first water purifier which actually displays कि आपका actual TDS क्या है on the screen. Screen में display होता है कि आपका पानी का TDS अभी क्या है. Oh wow. हाँ. Again, these are small features which then people can't stop talking about. Correct. Bro, Urban Clap का जो ये lock है ना, that is one such remarkable invention. I don't know if this qualifies as an invention or not, but ये जो Urban Clap का lock है ना भाई, this has become a talking point in my house every time a guest arrives. क्योंकि पहले तो जब भी गेस्ट आता है और अगर मैं घर पे नहीं होता हूँ तो भी दरवाजा खुल जाता है. दूसरी बात ये है कि जब मैं जाता हूँ मैं बेल नहीं बजाता हूँ, मैं डायरेक्टली दरवाजा खुल के आ जाता हूँ. तो अगर वो अंदर है और मैं आता हूँ तो बोलते हैं अरे बिना बेल बजाए कैसे आ गया. और अगर मैं उनको लेकर आ रहा हूँ तो बोल रहे हैं अरे ये फिंगरप्रिंट का लॉक कौन सा है. और भाई इतना ब्यूटीफुल दिखता है ना अर्बन क्लैप का लॉक कि आप देख के बोलोगे कि अरे ये क्या है. ऑफिस में भी कोई की नहीं है, अर्बन क्लैप का लॉक है तो 30 लोग अंदर आते हैं और 30 लोगों का फिंगरप्रिंट है. अगर घर पे कोई आ रहा है तो मुझे दिख रहा है कि डिलीवरी बॉय आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि कोई पार्सल लेकर आया, तो मैं अपने हेल्पर को फोन करके बोल सकता हूँ कि अरे अमेज़न का पार्सल आया, दरवाजा खोलो. I mean that product is so remarkable कि उसके बारे में ना आप बिना बात के रह ही नहीं सकते. Absolutely. And same is the case with this water purifier also. Water purifiers have always been boring and for some reason they are white also and they become dirty also. Yes. I don't know why brands make it white. Maybe they want to stand for cleanliness. But a black water purifier with a light on top of it, with a touch mode and with an app which can tell you, again a major pain point, right? तो Urban Clap ने क्या किया, उसने बोला कि अरे हमने आपको वाटर प्यूरिफायर तो दे दिया, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब क्या कैसे चेंज कराना है, और जब वो चेंज कराना होगा तो प्रोफेशनल भी हमारा ही आएगा. तो एंड टू एंड सोल्यूशन हो गया, राइट? एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी अंडरस्टैंड थ्रू दीज अर्बन क्लैप प्रोडक्ट्स दैट व्हेन यू मेक अ प्रोडक्ट, इफ यू जस्ट मेक इट स्टनिंग, people will talk about it. Absolutely. There's another brand also. I'm not able to remember the name of this brand, but this is an extremely expensive brand. वो फ्रिज बनाता है, टोस्टर बनाता है, जो कि ना बहुत ही 1980s, 1970s का वाइब देता है. स्मैग. भाई स्मैग के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत क्रेजी लगे. बाद में जब मैंने उसका प्राइस टैग देखा तो मैं बोला कि भाई वर्थ इट तो नहीं है, बट भाई जो प्रोडक्ट है वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है. तो यहाँ पे ना मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि डिजाइन टीम जो आपकी होती है प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल कैसे बनाती है. लाइक कौन है आपकी टीम में जो उस प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल बनाता है? क्या आप जाकर प्रोडक्ट डिजाइनर को हायर करते हो, क्या करते हो आप? यस यस, जो हम लोग को कोर लीडरशिप टीम है, प्रोडक्ट, देयर आर प्रोडक्ट लीड्स, प्रोडक्ट डिजाइन लीड्स, और 2-3 चीज़ें होती है उसमें. एक तो आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, एंड सेकंड इज व्हाट इज द CMF. जो CMF इज बेसिकली योर कलर्स, मटेरियल एंड फिनिश, कि क्या कलर्स चल सकते हैं, किस टाइप का मटेरियल रहेगा, एंड फिनिश आपका कैसा रहेगा. तो ये बहुत क्रिटिकल है टू, इफ यू रियली वांट टू टेक अ प्रोडक्ट टू से फ्रॉम 90 to 100. तो इंडिया में क्या रहता है, जनरली लोग वो फाइनल जो टच होते हैं ना उसको केयर नहीं करते, वो 90 पे आके वो छोड़ देते हैं. मतलब दे डोंट केयर अबाउट मेकिंग द प्रोडक्ट स्टैंड आउट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट स्टैंड आउट. बट अगेन ये भी मैंने, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ माई कोर लर्निंग्स एंड अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, कि डिजाइन हैज बिकम वेरी क्रिटिकल इन एवरीथिंग. इट इज नॉट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि डिजाइन अभी सिर्फ इट टेबल स्टेक्स हो गया है. मतलब अगर आप वेल डिजाइन प्रोडक्ट अगर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है. इवन इन फंक्शनल कैटेगरीज, मतलब आप कुकटॉप ले लो, आप पुराने जमाने के स्टील के कुकटॉप आते थे वो अभी नहीं बिकते हैं. मतलब दोज आर डाइंग दिस थिंग, पीपल हैव नाउ मूव्ड अवे फ्रॉम दैट. आप बैग्स देख लो, आप कुछ भी देख लो, यू लुक एट एनी प्रोडक्ट दैट इज देयर. एंड ये हम लोग के ना बहुत स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है कि यू नीड वेल डिजाइन प्रोडक्ट्स फॉर द मॉडर्न इंडियन. If you're designing home appliances, it should fit in their home, how their home interiors are, how their interior home decor looks like. तो डिजाइन बहुत ही इंटीग्रल हो गया. मतलब it has become table stakes in everything, from bags to cooktops to mixers. तो इसमें लेसन ये है कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि इंटीरियर डिजाइनर आपके प्रोडक्ट को चूज करे just because it is aesthetic. Yes. And functional wise, you have to keep it functional. You have to be best, yes. Because that's what the consumer is going to come back to you Absolutely. for. Beautiful. Bhai, this is amazing. Now talk to me about offline, bhai. बिकॉज ना ये ऑनलाइन ना काफी
स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और क्योंकि हम भी एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचते हैं तो हमको पता है कि हाउ द बेसिक्स एक्चुअली वर्क। यू हैव टू हैव अ ग्रेट एड, यू हैव टू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, एंड इफ यू अगेन हैव अ टॉकिंग पॉइंट देन पीपल स्पीक अबाउट इट, राइट? इनफैक्ट जब मोहित यहाँ पर थे फ्रॉम मिनिमलिस्ट, उन्होंने ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क दिया भाई। उन्होंने बोला कि एक्साइटमेंट, रिजल्ट, रिपीट, रेफरल। क्या आपके पास एक ऐसा प्रोपोजिशन है जिसकी वजह से कस्टमर एक्साइट होगा? अगर है तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन बिकने के बाद डिलीवर करना पड़ेगा रिजल्ट। आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो कस्टमर के लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट लाकर देगा जिसको लेकर कस्टमर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ने मेरे लाइफ में कुछ चेंज किया है? अगर वो रिजल्ट डिलीवर कर दिया तो तीसरी चीज ये होगी, कस्टमर आके आपसे प्रोडक्ट वापस खरीदेगा। या फिर अगर आपके पास दूसरे कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है तो ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने में मजबूर कर देगा। और चौथी चीज जो है वो है रेफरल। क्या आपके प्रोडक्ट ने कस्टमर की लाइफ में इतना वैल्यू ऐड किया है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करे? ये अगर आपने कर दिया तो ऑनलाइन में यू कैन बी फेयरली सक्सेसफुल, ठीक है? बट ऑफलाइन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और हाउ कैन समबडी क्रैक ऑफलाइन? बिकॉज भाई जब भी लोग बोलते हैं ना कि हम 50,000 स्टोर्स में अवेलेबल है, तो मतलब मिनिमम 50,000 प्रोडक्ट्स आपके ऑफलाइन नेटवर्क में अलग अलग स्टोर्स में इंडिया के कोने कोने में अवेलेबल है। तो ये सुन के ही ना एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को ना थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है कि अरे ऑफलाइन जाना वर्थ इट है कि नहीं। उसी तरीके से आई एम श्योर दैट इफ टुडे देयर इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, उनको ना क्विक कॉमर्स समझ में आता है क्योंकि वो यूज करते हैं, उनको अमेजॉन समझ में आता है, बट ऑफलाइन सुनते ही ना एक हेजिटेशन आ जाता है। और यहीं पर ना विराज ने मुझे बताया फ्रॉम वीबा सॉस दैट ऑफलाइन is the most profitable channel. Absolutely. If you can crack it. Yes. But how to crack it? That's a different story altogether. विराज told me that हमारा क्रैकिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल था। हम दुकान के बाहर जाते थे, दुकानदार को बोलते थे कि हमारा सॉस बहुत बढ़िया है। अगर वो मानता नहीं था तो हम उसको ब्रेड पे ला के दे देते थे। अगर उसको पसंद नहीं आया तो हम बोलते थे कि हम यहाँ पे एक दिन का स्टॉल लगाएंगे। कस्टमर्स आते थे, उनको फ्री में वो ब्रेड में ला के देते थे, और जब वीबा का सेल्स वो देखते थे वो बोलते थे अरे वाव दिस इज क्रेजी। सो दैट इज हाउ दे पेनिट्रेटेड ऑफलाइन, एंड आई नो दैट देयर इज अ डिफरेंट प्लेबुक फॉर एवरी कैटेगरी। So first tell me, what is the difference between online and offline, and then we can speak about how did you crack offline? डिफरेंस क्या है? मतलब हमारे कैटेगरी में ऑनलाइन इज इवन टुडे इज लेस देन 10% ऑफ द कैटेगरी, तो 90% तो ऑफलाइन ही है। तो ये तो हम लोग को बहुत क्लियर था कि हमको ऑफलाइन जाना ही है। डिफरेंस फंडामेंटली ये है कि ऑनलाइन इज अ मोर डेमोक्रेटिक चैनल। आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो। आपका अगर जो आप बोले राइट, आपका प्रोपोजिशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो यू कैन बिल्ड ए ऑनलाइन। दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस। एंड देन ऑफ कोर्स ऑपरेशनल चीज़ें कि आपको अच्छी ऐड बनानी है, ऑल दोज थिंग्स विच आर अगेन फेयरली टेबल स्टेक्स। ऑफलाइन में देर आर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व कि नॉट जस्ट द कंज्यूमर, जो आपका रिटेलर है वो इन्वॉल्व है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो इन्वॉल्व है। उनके अपने इंसेंटिव्स अलाइंड है, उनको अपना घर चलाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को अपना घर चलाना है, तो यू विल ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट देयर इंसेंटिव्स आर। और ऑफलाइन में द सेकेंड इज, ऑनलाइन में आपको बेचने के लिए यू डोंट नीड ए बिग टीम। मतलब आपके दो, मतलब यू नीड अ वेरी स्मॉल टीम हु मैनेजेस एवरीथिंग सेंट्रली। ऑफलाइन एवरी सिटी दैट यू आर प्रेजेंट यू विल नीड ए मैन पावर, जो रोज जाता है रिटेलर के पास, जो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्काउट करता है, एवरीथिंग। सो इट्स वेरी मैन पावर हेवी, इट इज वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एट द सेम टाइम इट इज अ मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल। क्यों मोस्ट प्रॉफिटेबल? बिकॉज इट्स अ वेरी स्कैटर्ड। अगर आपके पास ऑनलाइन बेस तो आपके दो ही पार्टनर्स है, सो दे कैन कल को बोलेगा कि मेरा मार्जिन 10% से बढ़ा दो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट? बट इन ऑफलाइन यू हैव 50,000 रिटेलर्स। If one retailer don't work, out of the 50,000 you still have 49,999, right? So जब डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड होती है, पावर ब्रांड के पास रहता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है। तो यही आप देखोगे ग्लोबली, आप देखोगे जैसे वॉलमार्ट क्यों इतना पावरफुल है यूएस में, बिकॉज दे कंट्रोल सो मच ऑफ द बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस। Why quick commerce will become very powerful in India? Because the more business they control, they'll become more and more powerful. They'll have more leverage over brands. When distribution is scattered, brands have more leverage over partners. तो ये फंडामेंटल है। अब हमको ये तो था कि हमको करना है, तो हमने पहले 2015-16 में जब पहली बार गए थे, हमको लोगों ने ये कर दिया, बट 2018 में हमने फिर से डिसाइड किया कि एक बार फिर से फाइट मारते हैं। तो हमने स्टार्ट किया मुंबई से। अगेन वो क्लियर था कि अगर ऑफलाइन नहीं करेंगे, वी कैनॉट बिल्ड अ लार्ज बिजनेस, क्योंकि द अदर फंडामेंटल इज लोगों का जो बाइंग चैनल प्रेफरेंस है
वो ना चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज होता है बट वो बहुत स्लोली चेंज होता है. एंड आज भी फॉर एग्जाम्पल अ कैटेगरी लाइक ए टेलीविजन, 80% TVs even today are sold offline. 80% ACs even today are still sold offline. तो those changes happen very slowly. तो मतलब अगर 10 साल पहले किसी ब्रांड ने सोचा होगा ऑनलाइन बहुत ग्रो कर रहा है तो मेरे को ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसका टैम सिर्फ 20% ही है, बाकी 80% तो अवेलेबल ही नहीं है. तो आपको ऑफलाइन मतलब जाना तो मतलब वी आर वेरी क्लियर कि हमको जाना तो पड़ेगा बिकॉज आर कैटेगरी वाज सेलिंग ऑफलाइन. एंड हमारे पास उतना व्हेयरविथल नहीं था कि आप लोगों का चैनल प्रेफरेंस भी चेंज करो, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रांड प्रेफरेंस चेंज कर रहे थे. हम ऑलरेडी बोल रहे थे आप पुराना ब्रांड मत खरीदो, हमारा ब्रांड खरीदो. फिर हम ये भी बोले कि आप उस दुकान से मत खरीदो, आप ऑनलाइन खरीदो. इट वुड हैव बीन टू अपहिल टास्क फॉर अस. तो हम ये तो क्लियर था. तो हमने बॉम्बे से स्टार्ट किया. इस बार जब हम गए 2018-19 में, हमको 18 में थोड़ा सा हमको डिफरेंस मिला. तो उस टाइम हमको रिटेलर बोल रहे थे कि ठीक है, कुछ कुछ कस्टमर ना मांग के आने लगा है, क्योंकि ऑनलाइन तब बिकने लगा था. तो बोला कि महीने में एक आध कस्टमर आ जाता है जो बोलता है कि मेरे को रिमोट वाला पंखा दो, मेरे को बिजली बचाने वाला पंखा दो. एक आध कस्टमर 3 महीने में शायद ये भी आके बोलता है कि मेरे को एटम बल्ब दे दो. तो ये सब आपने करा अपने विंडो अपॉर्चुनिटी में? हाँ, विंडो अपॉर्चुनिटी, ऑल इन द विंडो. तो वी स्टिल हैड ए यूनिक प्रोडक्ट, बट फिर भी इतना आसान नहीं था. मान लो पहली बार मैं गया और मैं ही ये मतलब आई वाज पार्ट मतलब ऑफ दैट हु वाज डूइंग दिस. मतलब उस टाइम पे टीम वगैरह थी नहीं, मतलब देयर वाज ओनली 1 पर्सन इन द टीम. तो पहली बार आप गए किसी रिटेलर के पास, क्योंकि हम लोग का कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं था. तो रिटेलर ने अगेन बोला कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन नहीं करना. फिर गए एक हफ्ते बाद कि तो सेकेंड टाइम जब आप जाते हो ना तो रिटेलर को भी लगता है कि चलो ये थोड़ा सीरियस है, मतलब ही इज कमिंग, एटलीस्ट एफर्ट मार रहा है अपने एंड से. तो सेकेंड टाइम आप जाओगे ना वो आपको चाय ज़रूर पिलाएगा कि एक हफ्ते पहले भी आया था तब कुछ नहीं किया, इस बार आपको चाय पिलाया, थोड़ा और बात किया प्रोडक्ट के बारे में. थर्ड और फोर्थ टाइम जब जाओगे ना तब उसको ना रियलाइज होता है कि ये बंदा तो सीरियस है, कि दे आर सीरियस अबाउट क्रैकिंग द बिजनेस. और बाय दैट टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो थोड़ा बहुत डिमांड आ रहा था. बट मोस्टली सबसे पहला चीज़ जो रिटेलर ट्रैक करता है ना वो यही टेस्ट करता है कि आर दे सीरियस अबाउट दिस चैनल एंड आर दे परसिवियरिंग एनफ. बाय रिटेलर डू यू मीन जो दुकानदार ओके, या शॉप ओनर? क्रोमा? नो, नॉट क्रोमा. शॉप ओनर जो स्मॉल शॉप ओनर है. तो आई एम टॉकिंग करेंटली अबाउट जनरल ट्रेड. कितने छोटे शॉप में जाना चाहिए? बिकॉज भाई अगर आपका 3500 रुपीज का प्रोडक्ट, हाँ, जहाँ पे वो कैटेगरी बिकता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? आपको दुकान में जाके दिख जाएगा ना और क्या प्रोडक्ट बिक रहा है. हाँ, तो स्काउटिंग होता है. मतलब यू फॉर एग्जांपल आप बाइक लेके निकल जाओ, मतलब एक पूरा अंधेरे का एक राउंड मार लो, आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड 10 शॉप्स विच सेल. समझ गया. हाँ. तो थर्ड और फोर्थ टाइम में आके ना वो आपको ये बोलेगा कि चलो ठीक है तुम 4 पंखा रख के चले जाओ, अभी मैं 4 ही लूंगा, और अगर नहीं बिका तो तुमको वापस लेना पड़ेगा, कि मैं मतलब तुम मेरे को ये गारंटी दो कि अगर नहीं बिका तुम मेरे को वापस ये करना पड़ेगा. तो दिस इज एकदम जो बेसिक हो गया. अब क्या हो कि नाउ लॉट ऑफ सच रिटेलर्स एग्जिस्ट. तो आप डायरेक्टली तो रिटेलर्स के पास जा नहीं सकते हो. आप जा सकते हो बट अगेन वो पेमेंट कौन कलेक्ट करेगा, आप सर्व कैसे करोगे? मतलब अगर मान लो मुंबई में आज के दिन में हमारे होंगे 700-800 रिटेलर्स होंगे, किसी को एक दिन में 2 पंखा चाहिए, किसी को 4 पंखा चाहिए, यू कैन नॉट सर्व दोज ऑन अ डेली बेसिस. तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रिक्वायरमेंट है. अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर जनरल ट्रेड में 3 चीज़ों के लिए सॉल्व करता है. फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व फॉर ए सप्लाई चेन, कि डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर करता है कि रिटेलर का जो भी ऑर्डर है, 4 पंखा, 6 पंखा, 8 पंखा, 10 पंखा, within 24 hours distributor is able to supply. Distributor always keeps a certain stock at his warehouse. Second चीज जो डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व करता है इज एंट्री इनटू फ्यू काउंटर्स, क्योंकि ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक दुकान में जाके आप खुद से उसको क्रैक करो. आइडियली यू वुड वांट सम डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी उस दुकान में कुछ ना कुछ और भी सप्लाई कर रहा है. तो हमने क्या किया, मान लो हम ढूंढते थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो वायर भी सप्लाई करता है, स्विच सप्लाई करता है. कैसे ढूंढा आपने? सिंपल है. अगेन आप जाओ मार्केट में जाओ, 10 दुकानदार में जाओ, उसको बोलो कि आप देख लो क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है, उसको पूछो कि आपको ये प्रोडक्ट कौन देता है, ये प्रोडक्ट कौन देता है. तो यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस थिंग. फिर आप उसको पूछो कि इनमें से आपको किससे काम करने में सबसे अच्छा लगता है, मतलब कौन आपको टाइमली डिलीवरी कर देता है, किसका गाड़ी रोज आता है मार्केट में, कौन आपको सपोर्ट करता है जब आपको सपोर्ट चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए, कौन आपको थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट एक्सटेंड करता है. तो इससे यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन दैट मार्केट.
अगेन दिस इज एकदम, अगर आपके पास इंडस्ट्री के लोग होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट क्योंकि हमारे पास बहुत जगह पे नहीं था, दिस इज हाउ वी डिड इट. मैं अभी बोलता हूँ कोई भी नए मार्केट में हम यही करते हैं, पहले दुकान जाते हैं, दुकान से पता करते हैं कौन अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है. अब हर एक दुकान में जाके आधा घंटा बात करोगे, आपको बता देगा वो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है. फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे. अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पिच करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्यों करेगा. डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट सर्टेन मनी. व्हाट दे डू इज दे विल बाय स्टॉक फ्रॉम यू एंड दे विल गिव द सेम स्टॉक इन क्रेडिट टू द रिटेलर. वो रिटेल में वो आगे क्रेडिट पे देगा, और उसका दूसरा खर्चा है कि उसको टाइम पे स्टॉक डिलीवर करना है, तो उसका एक सप्लाई चेन का कॉस्ट है, उसका एक गोडाउन का कॉस्ट है, जो स्टॉक का स्टोरेज है. तो ऑल ऑफ दिस ही इज इनकरिंग सर्टेन कैपिटल कॉस्ट, ही इज ऑल्सो इनकरिंग सर्टेन एक्सपेंसेस, और ही गेट्स अ फिक्स मार्जिन. फॉर एग्जाम्पल 8%, 10%, वट एवर एक उनका मार्जिन है. तो डिस्ट्रीब्यूटर को ना दो चीज मैटर करता है. एक कि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है, कि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही नहीं है, आप 100 पंखे बेच रहे हो, 100 पंखे में वो 10% मार्जिन करके वो क्या ही, मतलब उसका कोई पैसा ही नहीं आएगा. और सेकेंड इज उसका क्या ROI बन रहा है. तो ROI बहुत सिंपल होता है, व्हाट इज इज नेट प्रॉफिट, मतलब नेट मार्जिन माइनस ऑल हिज एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जनरली एनी ROI दैट इज ग्रेटर देन 18% इज अ गुड नंबर. हमारा क्योंकि नया ब्रांड था, हम लोग उनको बोलते थे कि हमारे के साथ आपका ROI हम 24% तो गारंटी करेंगे, क्योंकि हम मार्जिन हाइयर देते थे. मतलब इनिशियल डेज में आपको मार्जिन थोड़ा उनको हाई देना पड़ेगा, बट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाता है मार्जिन थोड़ा रैशनलाइज हो जाएगा, बिकॉज फॉर देम द नेट प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. दैट नेट प्रॉफिट इज यूजुअली मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज सेलिंग. तो हम उनको जाके फिर पिच करते थे कि सेइंग ये हमारा प्रोडक्ट है, या आज के दिन में तो जस्ट हमने स्टार्ट किया, बट 6 महीने 12 महीने 18 महीने में दिस इज द हाउ द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लुक्स लाइक. तो जैसे आप इन्वेस्टर को पिच करते हो, वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर को पिच करते थे कि देखो ये मेरा आज का प्रोडक्ट है, ये मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स है, ये सब मिला के आपका इतना बिजनेस बन सकता है, पूरे मुंबई में मेरा इतना बिजनेस होगा, आपका इतना नेट प्रॉफिट होगा, आपके इतने एक्सपेंसेस आपको चाहिए होगा, टोटल कैपिटल आपको इतना चाहिए होगा, दिस इज द ROI दैट यू विल गेट. ओके भाई, मुझे ना इसको ना एक सप्लाई चेन में डाल के मुझे बता दो ना कि अगर मान लो आपका पंखा है 3,500 रुपीज का, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचते हो, रिटेलर को कितने में बेचते हो? एग्जैक्ट नंबर तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको, बट ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आपका होगा 7 से 10%, डिपेंडिंग ऑन उनके भी कुछ वेरिएबल कंपोनेंट्स रहते हैं, और रिटेलर का मार्जिन भी आपका रहेगा 6 से 10%. ठीक है. हाँ. और आपका मार्जिन कितना होता है? लेकिन बॉल पार्क इंडस्ट्री मार्जिन इज एनीवेयर बिटवीन 30 to 40% ग्रॉस मार्जिन. 30 to 40%. राइट. बट ग्रॉस मार्जिन में ये मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है. तो एटमबर्ग्स मार्जिन वुड बी बेसिस व्हाट एटमबर्ग्स नेट रियलाइजेशन इज. दिस इज द फ्लो फ्रॉम कंज्यूमर सेलिंग प्राइस टू एटमबर्ग रियलाइजेशन प्राइस. इज द चैनल मार्जिन. अंडरस्टूड. तो रिटेलर का आपका यही है. तो रिटेलर को जाके आपको ये कन्विंस करना है कि आपका मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बिक जाएगा, और मैं आपको हेल्प भी करूंगा प्रोडक्ट बेचने में. हर रिटेलर का थर्ड थिंग है कि अगर मान लो मैंने माल ले लिया और प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा. तो आपको उनको कन्विंस करना है कि मैं ये करूंगा, मैं आपका अवेलेबल मतलब डिस्प्ले लगाऊंगा आपके यहाँ पे कहीं कुछ प्रोमोटर लगाऊंगा, कभी जो आप मतलब बाहर अगर मान लो स्टॉल लगा के एक्टिवेशन करना हुआ, मैं ये सारी चीजें करूंगा. तो ये 3 चीजें करने के बाद यू कन्विंस द रिटेलर कि क्या करना है. डे 1 में यू डोंट स्टार्ट विद टू मेनी रिटेलर्स. आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइकिल एक बार फ्लो होना चाहिए. मतलब माल डालना फिर भी इजी होता है, माल बिकवाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो पहला होता है प्राइमरी. प्राइमरी इज यू सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का माल इज सेकेंडरी, एंड टर्शियरी इज रिटेलर से कंज्यूमर. तो द थर्ड इज रिटेलर से कंज्यूमर. ऑफलाइन में आप रिटेलर से कंज्यूमर कैसे करोगे? तो वही सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे 2 ही पार्ट होती है. एक हो गया अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी. योर प्रोडक्ट्स नीड टू बी अवेलेबल इन राइट क्वांटिटीज एंड वेरी मच विजिबल. क्योंकि दुकान में क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है. तो वो दिखना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी पंखे की दुकान में जाओगे, आपको एटमबर्ग अगर दिख गया, फिर आप पूछोगे कि ये क्या है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट अलग दिखता है एंड ऑल दोस थिंग्स, रिमोट भी है, तो फिर आप पूछोगे कि इसमें नया क्या है, इसमें ये क्या है. बट अगर प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो आपको पूछेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एटमबर्ग कोई ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम पे 2018-19 पे. तो सबसे पहले यू सॉल्व फॉर अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, एंड द सेकंड थिंग दैट यू सॉल्व फॉर इज ट्राई एंड जनरेट डिमांड एक्सटर्नली. तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, हम लोग बहुत सारे ऐड चलाते थे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गूगल में, और वहां से हम ट्रैफिक रीडायरेक्ट करते थे टू द स्टोर्स. कैसे? मतलब व्हाट्सएप से हम लीड्स लाते थे,
और क्योंकि उस टाइम पे लोग बोलते थे कि मेरे को देखना भी है, तो हम लोग का एक स्टोर लोकेटर होता था वेबसाइट में। जो भी मेरे टॉप रिटेलर्स है आज भी मेरे स्टोर लोकेटर है, तो पीपल यूज टू कम टू द स्टोर लोकेटर पेज, वहां पे क्लिक करके दे पुट देयर नंबर, तो उनको स्टोर का डिटेल मिल जाता था, स्टोर को इनका डिटेल मिल जाता था, एंड देन द स्टोर यूज टू कोऑर्डिनेट। बट भाई यहाँ पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। एक तो D2C चैनल है आपका, हाँ, जिसके लिए आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो। हाँ, तो कस्टमर आया, फेसबुक एड देखा, हाँ, तो उसमें कस्टमर इज मोर लाइकली टू बाय इट वाया फेसबुक एड, एंड देयर विल बी अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ कस्टमर्स हु विल कम टू योर फेसबुक एड, not want to buy it over there, then they would want to go to your website. I think this is a fundamental myth that we had broken. Okay. क्योंकि हमारे कैटेगरी में क्या था, demand was created digitally, people were influenced digitally, but the consumption was happening offline. And that's what I've written कि today, मतलब again, the another trend is आज का जो consumer है, that is a truly omni-channel consumer. And ये trend हमने बहुत पहले identify कर लिया था, क्योंकि हमारा पूरा और भी इसी पे डिफाइंड है कि हम लोग साइलोस भी नहीं काम करेंगे। सो जो हमारा D2C टीम है, उसका गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को D2C से सेल्स बढ़ाना है, देयर गोल्स आर इनफैक्ट डिवाइडेड एट जियोग्राफी लेवल, कि सेइंग कि मेरे को मुंबई से इतने पंखे बेचने हैं, D2C से बिके, अमेजोन से बिके, ऑफलाइन से बिके। सो वी लुक एट ऑल आर सेल्स नंबर एट जियोग्राफी लेवल एंड नॉट एट अ चैनल लेवल, क्योंकि कंज्यूमर्स और ओमनी चैनल। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है कि आपने एक फेसबुक में ऐड देख लिया, बहुत अच्छा लगा, तो बोला कि चलो जाके क्लिक करते हो, क्या है, क्लिक किया, प्रोडक्ट देख लिया, उसको थोड़ा बहुत याद है, बट वो बोला कि लेकिन मेरे को ना पंखा तो लेना है, कि अभी मेरे को 1 महीने बाद अब मेरे को घर का रिनोवेशन है, मैं तो बाजू के रमेश हार्डवेयर में जाऊंगा, रमेश हार्डवेयर में जाके अगर पंखा मिलेगा तो लूंगा। अभी अगर आप रमेश हार्डवेयर में इफ यू आर नॉट प्रेजेंट और इफ यू आर नॉट एक्टिवली टेलिंग योर कंज्यूमर कि रमेश हार्डवेयर में आपका प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो यू आर आउट ऑफ द कंसिडरेशन अगेन। तो जो डिमांड फुलफिलमेंट है, दैट फुलफिलमेंट वाज हैपनिंग ऑफलाइन, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर हो कि मतलब मैं लाइट भी ले रहा हूँ, स्विचेस भी ले रहा हूँ, फैन भी ले रहा हूँ, तो प्लस अब नया ब्रांड हो, मेरे को पता भी नहीं आपका D2C लेजिट है नहीं है, अमेजोन से मेरे को नहीं लेना है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि मैं सब कुछ साथ में बास्केट में ले रहा हूँ, तो मेरे को ऑफलाइन दुकान से जाके लेना है। अंडरस्टूड। तो ये करके अगेन कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन कि रिटेल मतलब कि रिटेलर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स को वही करते हैं, मतलब मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल, विजिबल एंड ऑल्सो जनरेटिंग डिमांड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये करके मेरा एक जगह टर्शरी होने लगा, फिर रिटेलर को कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये प्रोडक्ट तो मैं बिक रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है। उल्टा लोग आके 1 पंखा बेचा, 3 पंखा आके और लेके जा रहा है, कि पहले बेडरूम के लिए लेके गया, फिर ड्राइंग रूम के लिए लेके जा रहा है, दूसरे बेडरूम के लिए लेके जा रहा है, किचन के लिए लेके जा रहा है। तो एक फ्लाईव्हील धीरे धीरे किक इन होने लगता है कि एक रिटेलर बहुत अच्छा बेचने लगा तो 4 रिटेलर ऑल बोलेंगे कि अरे उधर बिक रहा है, क्योंकि एक जगह कस्टमर देखता है, देख के दूसरे वाले को पूछता है कि तेरे इधर वो है क्या। तो अगेन मार्केट में वो बात कि एटम्बर का पंखा बिक रहा है, तो ऑल रिटेलर्स, ऑल टॉप रिटेलर्स स्टार्ट स्टॉकिंग योर फैन। गॉट इट। एंड जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ते जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का ROI और बेटर होने लगता है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द मार्जिन्स, क्योंकि उसको भी एब्सोल्यूट मार्जिन से फर्क नहीं, तो एब्सोल्यूट से फर्क पड़ता है, पर यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है। अगेन अगर 100 पंखे बेच के आप उसको 10% कमा रहा है, उससे मच बेटर है कि 1000 पंखे बेच के 7% कमा रहा है, बिकॉज उसका कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड, वेयर हाउस कॉस्ट एंड ऑल दोस कॉस्ट आर स्टिल रिलेटिवली फिक्स्ड। Again, economies of scale आ गया, again it's a virtuous cycle, right? Because your retailers are selling more. पहले अगर आपको बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, फिर आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट कॉलिंग यू कि मेरे को भी एटमबर्ग का काम चाहिए, कुछ भी करके मेरे को कम टेरिटरी दे दो, बट यू गिव मी दिस टेरिटरी। वंस दिस स्टार्ट वर्किंग, यू ऑल्सो गेट फ्रॉम द गुड सेल्स employees also start coming to you saying I also want to work in a brand like this which already is getting so much respect and pull in the market, and your economies of scale started kicking in. तो because beyond a point आपको एक सिटी से 1000 पंखे बेचना हो कि 10,000 पंखे बेचना, आपको कॉस्ट सेम है, you don't need more people to, and that is why you are saying कि why GT is the most profitable channel at scale, because your cost don't increase in the same proportion as your sales increase. Contrary to any other channel like D2C or for example आप कोर्स बेचते हो, तो हर कोर्स मतलब your ads will ad scale करो, sales scale होगा। यहाँ पे without increasing your cost, your sales will keep increasing because your distribution is established. Beautiful. And you do this in one city and then you replicate. तो एक सिटी में हो गया, फिर आपको बस replicate करना था, then we replicated this in 400 cities over the last 5 years. Understood. Bhai, my last question to you is, how do you hire people? Now, I'll explain what this means, okay? अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे स्टेज पे है जहां पे ना हमें लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? एंड आई एम श्योर इवन यू एंटर दैट फेज वेयर यू आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली,
But in order to cope up with that growth, you required great leaders and the right positions so that you can scale. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आज कोई कंज्यूमर ब्रांड चला रहा है, और कंज्यूमर ब्रांड में एक और प्रॉब्लम ये है कि मान लो डिमांड बहुत जोर से आ गया आपके पास और आपके पास लोग ही नहीं उस डिमांड को केटर करने के लिए, तो दैट इज बिजनेस लॉस्ट, राइट? दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसीलिए जितना मैंने कंज्यूमर बिजनेस से बात किया है, मुझे बस इतना समझ में आया कि यू कैन नॉट हायर considering today's demand. You have to hire considering the fact that in 1 year, if you want to become like a $10 million business, अगर आप 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास इतने लोग होने चाहिए ताकि वो इतने चैनल संभाल सके और ऑपरेशनल एक्सीलेंस उन सारे चैनल्स में अचीव हो सके. आज अगर कोई कंज्यूमर ब्रांड बनाना चाहता है तो टॉप 10 पोजीशंस कौन से होने चाहिए जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी हायर करके रखना चाहिए, और वो हायरिंग कैसे करते हैं? क्योंकि कंज्यूमर्स का मुझे समझ में आता है, Amazon पे डाल दिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर दिया, कंज्यूमर एडॉप्शन हो गया तो रिपीट हो जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो. बट हायरिंग में कैसे करोगे इसको? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर लुकिंग फॉर, राइट? और हमारे केस में 2-3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थे कि एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बहुत ज़रूरी था. क्यों ज़रूरी था? बिकॉज हम लोग ऐसा कुछ करने की ट्राई करें जो किसी और ने नहीं किया है. मतलब एक प्रीमियम ब्रांड को लेके, जो ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है उसको लेके आप ऑफलाइन स्केल करो, ब्रांड बनाओ ऐसे कैटेगरी में जो कमोडिटाइज कैटेगरी है. तो आपको ऐसे लोग तो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे कि जहाँ पे जिसने ऑलरेडी कुछ कर लिया उसको आके रेप्लिकेट करना है. तो वी हैड अ वेरी हाई इंडेक्स ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक प्रॉब्लम्स को लेके आप यूनिकली उसको कैसे सोचते हो, प्रॉब्लम के बारे में उसको यूनिकली कैसे सॉल्व करते हो. सेकेंड इज जो हम लोग के जो कोर वैल्यूज है, राइट? आवर कोर वैल्यूज आर अराउंड क्यूरियोसिटी. तो क्यूरियोसिटी इज की बहुत लोग है ना जो बोलते हैं ये तो ऐसे ही होता है, तो हमारे यहाँ पे ना मतलब ये तो ऐसे ही होता है, दिस सेंटेंस इज नॉट टॉलरेटेड एट ऑल. द फोर्थ थिंग दैट वी लुक फॉर इज कि बहुत ज्यादा वी बिलीव इन लीडर्स रोलिंग अप देयर स्लीव्स एंड डूइंग थिंग्स. कि यहाँ पे कोई मैनेजर्स नहीं है, मतलब देयर आर नो मैनेजर्स एंड देयर आर नो मैनेजर्स टू मैनेज मैनेजर्स. इन अ लॉट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यू सी कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, आफ्टर अ पॉइंट उसे मैनेज करते हैं. यहाँ पे कोई मैनेज नहीं करते, हर कोई अपना काम करता है. एंड मैनेजिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ देयर जॉब. मे बी 5% और 10% ऑफ देयर जॉब इज टू डू मैनेजमेंट, बट 90% यू हैव टू बी वेरी डीपली फंक्शनल एक्सपर्ट्स एंड यू नीड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द फंक्शन. तो हमारे यहाँ पे जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं, ई कॉमर्स को लेके बहुत पैशनेट होंगे. जो ग्रोथ वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले, मार्केटिंग को लेके बहुत पैशनेट होंगे. मतलब देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग एंड एटमवर्क स्टैंड्स टू गेन एक्सपोनेंशियली फ्रॉम दैट. जो प्रोडक्ट वाले लोग हैं, प्रोडक्ट डिजाइन को लेके वो ऑब्सेस्ड है, मतलब उसको अपने क्राफ्ट की तरह देखते हैं. मतलब दे डोंट लुक इट एज ए जॉब, दे लुक इट एज ए क्राफ्ट. जो मोटर बनाते हैं उसको, उसका एम है कि मैं दुनिया का बेस्ट मोटर बनाऊं. जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हिज एम इज कि आई शुड मेक द बेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड. तो each of them have to be obsessed very deeply with what their functions are. तो एंड इन सेल्स, आई थिंक सेल्स में तो बहुत है कि परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाई इंटीग्रिटी एंड एथिक्स. क्योंकि विदाउट हाई इंटीग्रिटी एंड एथिक्स इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू शॉर्टकट. स्पेशली सेल्स में ना शॉर्टकट लेना बहुत ईजी होता है. कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर माल डंप कर दिया, आपका ये महीने का नंबर हो गया, लेकिन व्हाट हैपन नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर यू विल स्ट्रगल. बहुत लोग शॉर्टकट लेके सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर तो ठीक है, मैं कहीं और चला जाऊंगा, कोई और आके ये सोचेगा. So again, not taking shortcuts, having high integrity, I think those things are also very, very critical as you try and build a team. Perfect. And hiring ahead of time, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा hiring ahead of time करना चाहिए. People make this mistake a lot. कि हमारा philosophy यही रहा कि जहाँ तक हो सकता है, अगर बहुत external demand बहुत ज़्यादा आ गया, demand and all those things, work with external partners. And that is the reason we have been lucky enough. We have never had to do any layoffs ever in Atomberg history, because we have always hired very rationally and slightly. और हम stretch करते हैं. We believe in stretching. कि मतलब it's better to have 5 people doing the work of 8 people rather than having 10 people and them doing the work of 8 people. Got it. Understood. But top 10 positions कौन से होने चाहिए जिसके लिए consumer brand hire करना चाहिए? हाँ. Marketing leader, you need a marketing leader. Again, marketing does not mean running Facebook ads or this thing. Marketing के 4 P's होते हैं. Marketing means someone who can speak to consumers, figure out what the product gaps are, work with the R&D team to ensure to bring those products to life. Marketing means working with finance to ensure what your right pricing is,
Marketing means working with sales to ensure what your distribution strategy should look like, and of course, what the communication should be, what the core value proposition should be. They should also be very good at communications and जिसको promotions बोलते हैं. तो marketing के 4 P's होते हैं: product, price, promotions and place. उसके बाद you will need a very good ops leader. I think क्योंकि one is demand, other is supply, right? अगर आप demand ले आओगे, आप time पे supply नहीं कर पाओगे, that leads to a very negative experience. Categories like आज हमारे लिए एक बहुत ही important role था CX, which is basically your consumer experience, क्योंकि हमारा post sales होता है कि लोगों ने पंखा ले लिया, उसको इंस्टॉल कौन करेगा, कैसे करेगा, अगर उस पंखे में कुछ खराब हुआ, हाउ डू यू एंश्योर 24 hour सर्विस, हाउ डू यू एंश्योर ऑल योर सर्विस इंजीनियर्स आर ट्रेन्ड. सो टुडे वी हैव अ प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट 17,000 पिन कोड्स जहाँ पे हमारा सर्विस है. तो हाउ डू यू बिल्ड अप दैट आफ्टर सेल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्या ये एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं? मिक्स ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. क्योंकि इंटरनल हमारे we have 200 engineers. Okay, 200 engineers. Yes. And how do you keep them on the payroll? Because 200 engineers spread across so many locations. It is challenging, but again, you have to do it. अगर आपको next level experience देना है consumer को, you will have to do it. But why not partner with somebody like Urban Clap? क्योंकि they are not your brand, right? So they'll not care as deeply about your brand as you do about your brand. They'll not be as knowledgeable about your brand as your people would be. But why not take up a subset of Urban Clap fan service engineers and train them for your brand, because then you can do it at scale. हाँ, again, it is very difficult to control if you don't own the supply. तो क्योंकि ये बहुत लोगों ने ट्राई किया था, मतलब किसी कि आप मार्केट प्लेस मॉडल में करो, थर्ड पार्टी मॉडल में करो, उसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस ब्रेक होता ही है, बिकॉज वहाँ पे कुछ एट्रिशन हो गया, ये हो गया, मतलब दे डोंट ओन द ब्रांड, राइट? दे डोंट, ठीक है, दे विल केयर टिल अ सर्टेन पॉइंट, दे विल केयर. अगेन सेम थिंग इज व्हाई डू मैन्युफैक्चर योरसेल्व्स, राइट? क्योंकि जो हमारे लिए कोर है, तो पहले हमको यही लगा था, हमने बहुत टाइम तक ये सब एक्सटर्नली भी किया था, बट हमको ये सब रियलाइज हुआ जैसे जैसे चीज़ें करते गए, राइट, कि ये सब कोर है. अगर आप अच्छा क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, अगर आप अच्छा सर्विस नहीं दोगे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ओन नहीं करोगे, खुद के आपके सेल्स टीम से आप वो नेटवर्क नहीं बनाओगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड कैप्चर वैल्यू फॉर एटमबर्ग इन द लॉन्ग रन. तो CX बिकम्स द थर्ड बिग रोल. फोर्थ इज अगेन यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट गाइज. तो जो प्रोडक्ट समझता है कि मतलब कि प्रोडक्ट इज अ मिक्स ऑफ डिजाइन, मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली द एंटायर प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स. फिफ्थ ऑफ कोर्स वुड बी सेल्स. Understood, bro. Bhai, thank you so much. I'll just quickly summarize everything that I've learned over here, and you tell me if this sums up our conversation, okay? So the first thing that you understood is that ceiling fans as a category operates differently in India than in the US, than in UK. In India, because fans are on for a very long duration, savings matters a lot. Before you enter the market, the standard was 80 watt ka fan, but then you realized that BLDC technology can help you run the fan at just 28 watt, and that will help you reduce the bill by a large extent. The insight was that in India, there's a 20% contribution of fans to the electricity bill. So the founders thought that if they could build a fan that could save money, then a large part of India will quickly adopt BLDC technology wala Atomberg fan. But you hit a roadblock because retailers said no. And that is how you found a niche category in the ceramic industry where fans were deployed at scale, and you realized that even though a customer may not notice the 20% bill that he's incurring, large industries like the ceramic industry where fans are deployed at scale, for them that 20% saving means a lot, which is how you're able to get into the market of B2B fans. You deployed your fans, because of which you're able to reach a sales of 1,000 fans a month, eventually generating a revenue of 1.5 to 2 crores a month. That is how you hit your PMF and you got your initial cash. And that's also the reason why you didn't have to raise, right? फिर 2012 से 2016 में you started venturing into e-commerce. 2016 is when you entered e-commerce, right? And you mentioned certain basic principles of Amazon. Firstly, your sales is equal to traffic into conversion into AOV. Traffic can be brought in two ways. One is organic marketing. The other is performance marketing. Organic marketing is when the customer sees your product, likes your product, buys your product, and then Amazon starts promoting it. And inorganic marketing is through performance marketing, where you run paid ads and the customer discovers your brand. Then for conversion, you mentioned certain attributes that are absolutely mandatory. Perfect listing, great images. Your stock has to be distributed all across the country so that you can enable 24 hours delivery. Your ratings and review matter a lot,
because only then Amazon will drive organic traffic. And once you have organic traffic, you get into a virtuous cycle where organic traffic gets you more sales generate great revenue for you. Great revenue then enables you to launch more products. And when those products are again great, it then generates great customer review, eventually helping you with increasing your sales. At the same time, your performance marketing budget also goes down because Amazon organically starts promoting you, so you don't have to invest a lot of money into performance marketing. Then we spoke about delayed gratification, and here's where you mentioned that it is very important to understand the value proposition that seems lucrative to the customer and not just on paper for you as a brand. Because what you consider to be a value proposition may not be the value proposition in the eyes of the customer. In this case, while you thought energy is the only value proposition, the customers also saw remote control as a great value proposition, because of which you doubled down on that. And after that, when you started interacting with your consumers, they told you that they also need a good looking fan. So you had two sets of customers who came for the remote and cool features, and customers who came for energy saving. And that's where you mentioned bijlibachao.com as a website where customers were able to discover your product, and the energy saving as a proposition became very lucrative for them. But this was the initial cohort of customers. And then you spoke to these customers to try and understand what else do they want in the fan. And that's when they told you that remote control is great, energy saving is great, but they want a good looking fan. That is how you started making good looking fan, and then your business picked up in the consumer segment as well. And here's where you mentioned that it is very important to talk to the customers and question them indirectly so that you understand their inherent needs without they explicitly telling you that. And here's where Mom Test as a book is a great recommendation, guys. You should read Mom Test because that will help you understand what sort of questions you can ask your customers. Once you understand this, then you know the value proposition that you need to double down on. One example of the same was mixer grinder. You mentioned that while brands were doubling down on the number of jars that they give the customers actually wanted coarse grind as a value proposition, because coarse grind by itself gave them great taste, and great taste was the ultimate motive of having a mixer and grinder. So you're able to reverse engineer and figure out that coarse grind is the value proposition that you need to double down on, and then you now have a coarse grind mixer and grinder. Then we spoke about brands imitating you. Since you are in a market which has large players like Prestige, Polycab and Havells, you need to quickly move during your window of opportunity. What is window of opportunity? When you bring out a unique value proposition, it takes time for the competitors to cope up because they want to try and see if your value proposition is working, and only after getting a proof of concept and proof of scale will they enter that space. But because you have an early look at the opportunity and you see it scaling, that limited time is when you're supposed to talk to the customers and you're supposed to innovate so that you keep moving ahead of your competitors. Then we spoke about how to crack offline, and here's where you mentioned that retailers, small retailers, will first check, are you serious? So you need to be extremely persistent, which also says that the sales team that you need to hire needs to be extremely persistent. Then we spoke about distributor. Distributor, you mentioned, solves for three things: supply chain, credit, and convincing the retailers. Distributor values two things: volume of business and ROI. If your ROI is more than 18%, that's a great value proposition. But if you're a new brand, you'll have to give them more ROI. In your case, it was 24%. Then we spoke about retailer. For the retailer, there are two important pain points that you need to solve for. One is footfall, the other is earning potential. To do that, you need to first have a great product and you need to deliver great margins. So good product X margins equal to value proposition for the retailer. Then we spoke about the margins that you give out to your entire distribution channel. Atomberg has a 30 to 40% gross margin, distributor has a margin of 7 to 10%, and retailer has a margin of 6 to 10%. This is industry standard, but if you are a new brand and you want to penetrate the market, then you'll have to deliver higher margins. Now, you also spoke about how do you maximize the ROI for retailer. And here's where we spoke about three things: visibility, availability, and external demand. If you can be visible using, let's say, holdings or stalls, if you are available enough so that the retailer can serve the footfall that he's getting, and if you drive external demand through your Facebook ads, then you will be able to cater to the retailer. Then we spoke about the first principles of hiring. Here you spoke about your core team being first principle oriented. They should be okay with failure. They should be okay with listening to no. They should be inherently curious, they should get their hands dirty, and they should have high integrity and ethics. And the most important positions that you need to hire for are marketing, ops leader, product, and sales.
And then we spoke about how did you hire and how do you hire as a new brand. You said that first of all, the founder needs to have his or her own distribution, and that can happen through Instagram or LinkedIn. Secondly, as you onboard more and more leaders, they will be seasoned enough to have a network through which you can hire. And for sales, because it's clear mapping and you can churn the numbers and figure out which people to hire, it's much easier. Otherwise, you can also search for consultants online in your category who can help you out with great talent. Yeah, I think, does that sum up our conversation, bro? Yes, more or less. Perfect. Thank you so much, bhai. This was a masterclass in how to build a consumer brand. And please read the book, guys, because the podcast is just the tip of the iceberg. So thank you so much, bhai. It was a pleasure. Thanks, man.